प्रोफेसर श्याम सुंदर दुबे जी से अनुरोध करता हूं कि वो आएं, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी, उनसे अनुरोध करता हूं कि मंच पर आएं, अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर आशुतोष मिश्र से अनुरोध करता हूं कि मंच पर आएं, अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम इतिहास कथा, सिर्फ हिंदी कथा लेखन और रांघे रागों का अवधान, इस विषय पर इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में यहाँ उपस्थित हैं। मैं मंचासीन सभी अतिथियों से अनुरोध करता हूँ दीप प्रज्वलन के लिए और गौर प्रतिमा और सरस्वती प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए। सरस्वती वंदना के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं शुभांगी ओखदे और प्रतिभा सोनी को। या कुन्देन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणाम्बरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यन्धकारापहाम्। हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। बहुत बहुत धन्यवाद शुभांगी ओखदे और प्रतिभा सोनी, आप लोगों को। दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण की इस कड़ी के बाद अब हम लोग स्वागत की कड़ी में प्रवेश कर गए हैं। मैं मंचासीन अतिथियों के स्वागत के लिए सबसे पहले मैं इस उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कर रही विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति सम्माननीय प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता के स्वागत के लिए मैं आदरणीय हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी से अनुरोध करता हूं कि स्टॉल और स्मृति चिन्ह देकर माननीय कुलपति महोदया का स्वागत करें। आशुतोष जी का गमछा और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें। बिना किसी औपचारिकता के, बिना देरी किए हुए मैं हिंदी विभाग के आदरणीय अध्यक्ष प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी को आमंत्रित कर रहा हूं उनके स्वागत वक्तव्य के लिए। बहुप्रतीक्षित यह
कुछ कर ये राष्ट्रीय संगोष्ठी जिसका उद्घाटन आज संभव हुआ और साहित्य अकेडमी दिल्ली का भी हमें सहयोग मिलना था, पर किन्हीं कारणों से वो संभव नहीं हो पाया। तो आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हमारी माननीय श्रद्धेय कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता जी, इस विश्वविद्यालय में एक अकादमिक वातावरण पिछले कई वर्षों से जो निर्मित हुआ है वो अद्भुत है। आप देखें कि आज और पिछले कई दिनों से विश्वविद्यालय में कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, राष्ट्रीय संगोष्ठियां हो रही, बड़े बड़े संगीत के कार्यक्रम हो रहे हैं। तो तमाम व्यस्तताओं के बीच भी उन्होंने हमें आशीर्वाद के लिए यह समय दिया और अभी उन्हें बाहर कहीं जाना है, तो हम सब हृदय से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि यह जो कुछ संभव हो रहा है उन्हीं के आशीर्वाद, उन्हीं की स्नेह छाया में संभव हुआ। हमारे मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके बहुत जाने पहचाने चिर परिचित साहित्यकार जो इसी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के विद्यार्थी भी रहे, पीएचडी यहीं से किया और मुक्तबोध सृजन पीठ के वो अध्यक्ष रहे हैं। हिंदी के हटा में रहते हुए हिंदी के बहुप्रतिष्ठित साहित्यकारों में प्रोफेसर श्याम सुंदर दुबे जी का नाम लिया जाता है, जो नवगीतकार के रूप में, निबंधकार, कथाकार, लोक साहित्य के मर्मज्ञ इस रूप में और देश के तमाम बड़े पुरस्कारों से सम्मानित आदरणीय अग्रज प्रोफेसर श्याम सुंदर दुबे जी का हम सब विश्वविद्यालय की ओर से, हिंदी विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। मंच पर विराजमान हमारे भाषा अध्ययनशाला की अधिष्ठाता, लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट की हेड, प्रॉक्टर और भी न जाने कितने दायित्वों का निर्वहन कर रही प्रोफेसर चंदाबेन, जिन्हें हम सब बहन जी के नाम से मैं कहता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत है। और ये जो कुछ संभव हो रहा है उसमें वो संभावना को प्रबल करने में उनकी भूमिका हमेशा रही है। तो आदरणीय बहन को हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे बहुत दिल के करीब रहने वाले आशुतोष मिश्र, जो कुछ माह पहले हमारे अपने थे, आज भी अपने हैं, लेकिन दिल्ली ने उन्हें बुला लिया, एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में वहाँ सुशोभित हो रहे हैं, जो देश के बड़े कथाकार हैं और रंगमंच, सिनेमा, आलोचना तमाम विधाओं में वो लगातार काम कर रहे हैं, देश में उनकी प्रतिष्ठा है। तो आज ये सौभाग्य हमारा है कि वो बीज वक्तव्य के लिए यहाँ उपस्थित हैं, उनका हृदय से हम सब स्वागत करते हैं। इस सभागार में बहुत सारे विद्वान अभी रास्ते में आ रहे हैं, लेकिन हमारे सामने उपस्थित है प्रोफेसर नीरज खरे, जो इसी विश्वविद्यालय, इसी विभाग के विद्यार्थी रहे हैं और बनारस में इस समय काम कर रहे प्रोफेसर के रूप में, बड़े कथा आलोचक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। प्रोफेसर नीरज खरे का हार्दिक वंदन करता हूं। हमारे बीच डॉक्टर शरद सिंह जी हैं, जो बड़ी कथाकार देश की हैं, सागर की हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। इसी कड़ी में डॉक्टर गजाधर सागर जी, डॉक्टर शशि कुमार सिंह जी, विवेक जायसवाल जी, प्रोफेसर नागेश दुबे जी और सभी बहुत परिचित हमारे हैं। सचिव के रूप में इस कार्यक्रम का दायित्व निर्वाह कर रहे और एक बड़ी अद्भुत बात हुई कि जो इतिहास में दर्ज होगी कि उन्होंने आज सुबह 2 चंदन चोरों को किस तरह से पकड़ लिया, राजेंद्र यादव और उनकी टीम ने, ये बड़ी हिम्मत की बात है। तो ऐसे बहादुर हमारे सुरक्षा अधिकारी, देश के प्रतिष्ठित आलोचक, कवि प्रोफेसर राजेंद्र यादव जी, हमारे विभाग के तमाम अध्यापक यहाँ विराजमान हैं, उन सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों का, शोधार्थियों का, विभिन्न विषयों के, विभिन्न विभागों के आए हुए, क्योंकि मैडम को जाना है इसलिए मैं अपने इस उद्बोधन को संक्षिप्त कर रहा हूँ। तो बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है, आप सब यहाँ आए और ये समय दे रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का पुनः पुनः स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह संगोष्ठी इतिहास
में जो घटनाएं दर्ज हैं भारतीय इतिहास में या विश्व इतिहास में, उन घटनाओं के ऊपर जो रचनात्मक साहित्य रचा गया है उस पे बातचीत करने के लिए, और इसके अलावा जिन लोगों ने, जिन साहित्यकारों ने यह रचनात्मक साहित्य रचा है उनके ऊपर बातचीत करने के लिए संगोष्ठी आयोजित है। और इसमें एक बड़ा नाम है रांगे राघव का। भारतीय इतिहास में तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिनको लेकर बार बार ऐतिहासिक तथ्यों की खोज की जाती है और साहित्य की दृष्टि से भी उसे देखने की कोशिश की जाती है। इतिहास में आप जानते हैं कि जैसे मराठी साहित्य की आप पड़ताल करेंगे तो आप पाएंगे कि शिवाजी सावंत, विश्वास पाटिल जैसे बड़े नाम हैं। अभी आपने बहुत जल्दी में एक संभाजी फिल्म आई थी, उसको देखा होगा आपने। संभाजी के ऊपर जो छावा नाम से जो फिल्म आई थी, वो जो छावा उपन्यास है उसी के ऊपर वो आधारित है फिल्म। तो ऐसी बहुत सी रचनाएं हैं साहित्य की दुनिया में जिन पे बार बार चर्चा होती है और जिनसे इतिहास निर्मित होता है। बड़ी बात यह है कि इतिहास में जो दर्ज है उससे साहित्य तो निर्मित होता ही है, ये तो पारंपरिक रूप से सही है, लेकिन साहित्य में भी ऐसी चीज़ें हैं जिससे इतिहास निर्मित हुआ है। आप पद्मावत का उदाहरण इसके सामने देख सकते हैं कि पद्मावत जब लिखा गया, जायसी ने जब लिखा, तो इतिहास में बहुत से लोगों ने जाना कि वास्तव में पद्मावत से जुड़ी हुई जो कथाएं हैं वो किस तरह से इतिहास निर्मित कर रही थी। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों के सामने आज हम लोग ये जो विचार विमर्श करेंगे, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर विभिन्न सत्रों में बात होगी। हमारे इतिहास में कई ऐसे महानायक हुए जिन नायकों के ऊपर तमाम उपन्यास, तमाम कहानियाँ लिखी गई। ऐसे लोगों में रांगे राघव का नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है, इसलिए और आदर के साथ लिया जाता है, इसलिए और सम्मान के साथ लिया जाता है कि रांगे राघव को केवल 39 वर्ष की उम्र मिली थी। और आप ये भी जानते हैं कि भारतीय इतिहास में ऐसे महानायक बहुत हुए हैं जिनको उम्र तो बहुत कम मिली लेकिन उन्होंने काम बहुत बड़े किए। जैसे मैं आप एक दो नाम लेता हूँ आपसे। भगत सिंह का नाम आपने सुना होगा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा, स्वामी विवेकानंद का नाम सुना होगा आपने, शंकराचार्य का नाम सुना होगा। ऐसे बहुत से नाम मैं ले दूँ, जयशंकर प्रसाद का नाम सुना होगा, जिन्होंने उम्र तो बहुत कम पाई लेकिन काम इतने बड़े किए कि उन कामों को आज भी हम याद करते हैं। और वो काम ऐसे हैं जो आगे आने वाली पीढ़ियों को नई दिशाएं देते हैं, नया मार्गदर्शन करते हैं उनका। तो मैं, चूँकि हम लोगों की सम्माननीय मैडम कुलपति को अभी जाना है कहीं, तो इस क्रम में मैं अब सीधे सम्माननीय मैडम को ही आमंत्रित कर रहा हूँ उनके वक्तव्य के लिए। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दुबे जी, जो आज इस मंच पर विराजमान हैं और हमारे आग्रह पर उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए समय दिया। हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर AP त्रिपाठी, जिनके निर्देशन में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। स्कूल की डीन प्रोफेसर चंदा बेन, जिनके बारे में आपने सुन ही लिया, ये कई जिम्मेदारियां निभा रही हैं कुशलतापूर्वक इस विश्वविद्यालय में। डॉक्टर आशुतोष मिश्रा, जो इसी विश्वविद्यालय के कुछ समय पहले तक वो यहाँ पर प्राध्यापक थे और आज वो दिल्ली विश्वविद्यालय में हैं और कई मैं खुद क्योंकि जानती हूँ ये यहाँ पर थे, कई सम्मानों से भी ये विभूषित हैं और आज अपना ही विश्वविद्यालय समझते हुए यहाँ पर बीज वक्तव्य देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अन्य साहित्यकार जो मैं देख रही हूँ आए हुए हैं सागर से, बाहर से। इस विश्वविद्यालय के ही कुछ एलुमनाई जो अन्य विश्वविद्यालयों में हैं, हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षकगण और समस्त हिंदी प्रेमियों, समस्त इतिहास प्रेमी जो आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो आज का ये जो कार्यक्रम हिंदी विभाग के द्वारा आयोजित किया गया है, तो इसमें कुछ इतिहास की बातों को लेकर और हिंदी कथा को उसके साथ तालमेल बिठाते हुए एक ऐसी शख्सियत जिसको चुना है, जिनका नाम है रांगे राघव, जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित मुझे लगता है साहित्यकार रहे हैं। और जैसा अभी आपके सामने कहा गया कि नॉट इवन 4 डिकेड्स, कि किसी की आदमी की उम्र अगर मात्र 40 भी नहीं छू पाई हो और आज हम इतने वर्षों बाद
उन्हें याद कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं और उन्हीं के ऊपर हमने एक पूरी की पूरी संगोष्ठी ये आयोजित की है। तो ये वाकई ये वो एक ऐसे पात्र थे जिन्होंने अवश्य ही इस समाज के लिए, इतिहास के लिए, साहित्य के लिए बहुत कुछ किया होगा। इतिहास और हिंदी साहित्य और इतिहास का जो कुछ अभी उदाहरण डॉक्टर हिमांशु आपके सामने रख रहे थे, मुझे लगता है कि हम हिंदी साहित्य और इतिहास को अलग नहीं कर सकते हैं। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हिंदी साहित्य से ही बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने इतिहास बना लिया और इतिहास ही ऐसा बनाया जो आज हम सभी स्मरण करते हैं। यदि हम रांगे राघव जी की बात करें तो वो इतनी कम उम्र में क्या कर गए कि जो आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। वो एक साहित्यकार थे, वो एक कवि थे, वो एक इतिहास प्रेमी थे, वो समाज से जुड़कर चलते थे और उन्होंने ऐसी ऐसी कृतियाँ की जो आगे चलकर रंगमंच पर भी आईं। उनके ऊपर टीवी सीरियल बने और कुछ मैं देख रही थी कि कुछ शीर्षक जो उन्होंने जिन पर पुस्तकें लिखी, जैसे राई से पर्वत, हम कभी सोच ही नहीं सकते कहाँ राई और कहाँ पर्वत, तो उनको लेकर और या समाज के अन्य पहलुओं को लेकर उन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं वो आज भी हम उनका स्मरण करते हैं। और कब उन्होंने लिखना शुरू किया, अगर उनकी लाइफ स्पैन इतनी कम थी तो अवश्य ही उन्होंने ये कार्य बहुत जल्दी किया होगा। तो एक 12-13 वर्ष की उम्र में ही यदि कोई लेखन विद्या शुरू कर दे और लिखना पढ़ना शुरू कर दे समाज के बारे में, साहित्य के बारे में, इतिहास के बारे में, जबकि कोई पढ़ना शुरू भी नहीं करता है, उस समय स्कूलिंग ही चल रही होती है, लेकिन उनमें ये एक हुनर था जो उन्होंने बचपन से ही उसको उजागर किया। और उस समय जब पीएचडीज़ भी बहुत कम हुआ करती थी, उन्होंने पीएचडी की डिग्री तक भी हासिल की। और आज यदि आप देखिए, आज के हमारे युवा 35-40 साल तक तो वो पढ़ते लिखते रहते हैं, अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, और वो ऐसे कि 40 के भी नहीं हुए और उन्होंने अपनी पूरे जीवन गाथा ऐसी अमिट एक छाप छोड़ दी हमारे लिए कि जो आज हम उनका स्मरण कर रहे हैं। तो इस शॉर्ट पीरियड में जो उनका योगदान रहा है, मैं जानती हूँ बहुत अच्छे अच्छे वक्तागण यहाँ पर मौजूद हैं, वो उस पर अवश्य ही चर्चा करेंगे। और इस 2 दिन की पूरी कार्यशाला के बाद अवश्य ही हम रांगे राघव जी के बारे में, उनका जब मैं नाम सुनती हूँ, जब त्रिपाठी जी ने बताया कि मैडम हम इन पर एक कार्यशाला करना चाहते हैं, तो मेरा ज्ञान तो इस फील्ड में काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी जब उनका नाम ही ऐसा है, वो सब कुछ इनकी क्वालिटीज़ को संबोधित करता है। रांगे राघव, जो कि खुद रंगों से रांगे का मतलब होता है रंगों से भरा हुआ, जो खुद ही इतने अलग अलग तरह के रंगों से भरे हुए थे और उन्होंने इस समाज के लिए वो सारे रंग उन्होंने बिखेर दिए जिन रंगों को हम समेटते रहे। और हमने आज के इस परिप्रेक्ष्य में हम हिंदी साहित्य की या हम इतिहास की जब हम बात कर रहे हैं तो हम उनका स्मरण कर रहे हैं। मैं हमारे आज आए हुए समस्त अतिथिगण जो आज मंच पर और मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं उन सभी का डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। और मुझे खेद है कि मुझे ज़रा जल्दी अभी निकलना है, लेकिन इसी के साथ मैं आपको पुनः बहुत ही शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। बहुत अच्छा बोली, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया सम्माननीय मैम को। आप जानते हैं, मैम ने बताया भी उन्हें और कई कार्यक्रमों में जाना है। यहाँ एक साथ IQAC की एक मीटिंग चल रही है विश्वविद्यालय में ही, और बाहर भी जाना है उनको, तो कई काम एक साथ चल रहे हैं, इसलिए व्यस्तताएं होती हैं। खैर, अब हम लोग अपने सत्र पर लौटते हैं। जैसा कि बार बार ये चर्चा हो रही है कि इतिहास पे आधारित जो कथाएं हैं, जो कहानियां हैं, जो लिखी गई हैं,
उस पर बातचीत होगी। और अभी हम लोगों के बीच डॉक्टर आशुतोष मिश्र उपस्थित हैं बीज वक्तव्य देने के लिए। मैं आपसे बताऊं कि जैसे आपने पढ़ा भी होगा, आप जानते भी होंगे कि इतिहास में बहुत कुछ ऐसा दर्ज है जो यथार्थ से प्रेरित है या यथार्थ तथ्यों की पुष्टि करता है। लेकिन साहित्य में बहुत कुछ ऐसा दर्ज है जिसको आप यथार्थ नहीं मानते, जिसको आप कल्पना प्रसूत मानते हैं और जिनको आप विभिन्न घटनाओं से जोड़ते हैं। अभी मैं इसकी बात भी कर रहा था आपसे। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम इतिहास में ढूंढने की कोशिश करते हैं जो साहित्य के रूप में हमारे काम में आती हैं? क्या कि इतिहास में जितना भी कुछ दर्ज हुआ है वो सब कुछ साहित्य का हिस्सा नहीं हो सकता। साहित्य अपने अनुरूप उसको ढालता है, उसको रोचक बनाता है, उसमें रम्यता लाता है, क्योंकि इतिहास तो निरा तथ्य होता है। हो सकता है वह आपके लिए बहुत रोचक न लगे, लेकिन साहित्य में तो रोचकता भी एक बड़ा प्रश्न होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसके आधार पे इतिहास और साहित्य का हम अलगाव महसूस करते हैं या कर लेते हैं। हमारे बीच दिल्ली विश्वविद्यालय से पधारे हम लोगों के साथी डॉक्टर आशुतोष मिश्र उपस्थित हैं, जो इस विषय पर बीज वक्तव्य देंगे, इसका विषय प्रवर्तन करेंगे और हम लोग इस बात को जान पाएंगे कि वास्तव में किस उद्देश्य को लेकर यह संगोष्ठी आयोजित की गई है और विभिन्न सत्रों में जो चर्चाएं हम लोग करेंगे और किस निष्कर्ष तक हम लोग पहुंचेंगे। तो मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ अपने साथी डॉक्टर आशुतोष मिश्र को उनके बीज वक्तव्य के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। डॉक्टर आशुतोष मिश्र जी। इस महत्वपूर्ण आयोजन के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता कर रही विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता जी, भाषा अध्ययन शाला के अधिष्ठाता प्रोफेसर चंदाबेन जी, हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर राम प्रकाश त्रिपाठी जी और मुख्य अतिथि के रूप में विद्यमान हमारे बीच हम सबके बड़े चहेते और पूरे बुंदेलखंड की एक तरह से आबरू कह लीजिए, साहित्यिक आबरू, जिनको देश में इस बात के लिए भी जाना जाता है कि आपने अपने व्यक्तित्व और लेखन की जो सौम्यता है और जो जातीयता मैं एथनिसिटी के संदर्भ में कह रहा हूँ, इसके लिए आप जाने जाते हैं। हम सब पे आपका स्नेह राय से श्याम सुंदर दुबे जी, इस रागार में बैठे हमारे शहर के तमाम गणमान्य लोग, गजाधर सागर जी, शरद सिंह जी, सुजाता जी, हम सबके बड़े भाई और प्रख्यात आलोचक प्रोफेसर नीरज खरे जी और आप सभी, शशि सिंह साहब, प्रोफेसर नागेश दुबे जी, लक्ष्मी पांडे मैडम, सभी लोग, हमारे सारे दोस्त और प्रिय विद्यार्थियों, इस विषय पर मैं अपने आप तो विद्वान हैं, आपसे मैं ऐसी कोई बात तो नहीं कहूँगा कि आपको ज़्यादा इजाफा हो समझ में, आप तो सब जानते हैं। मैं विशेषकर विद्यार्थियों के लिए कहना चाहता हूँ कि इस सेमिनार में इस रूप में अपनी बात रखने के पीछे एक बड़ा मज़ेदार वाक़या हुआ। मैं अपने गुरुओं से मैं सुनता आया हूँ कि पढ़ा हुआ कभी अकारथ नहीं जाता। बहुत साल पहले, मतलब 1.5-2 साल पहले, अचानक से कोई लेख पढ़ते हुए मुझे कुछ सूत्र मिले और उस सूत्र की तलाश में मैं थोड़ा अलग ही दुनिया में चला गया पढ़ते पढ़ते, और बहुत सारी रोचक चीज़ें मिली। बहुत सारी चीज़ें मैंने उसमें से नोट किए, बनाए और समझना की कोशिश की कि इतिहास क्या है और साहित्य से क्या रिश्ता है। लेकिन वो मेरे तक ही था और मैं उसको लेकर कभी पढ़ता था तो खुश होता था कि तो बड़ा विलक्षण जानकारी है ये। जब सर ने इस पे बात की, हिमांशु जी से बात हुई इस विषय को लेकर और इतिहास कथाश्रित कथा लेखन, तो अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि पुराने लोग जो कहते हैं ना कि पढ़ा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता है, ये बाहर निकलने का मौका आ गया है। तो मैंने कहा कि ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है और इसको मैं चाहूँगा कि जो हो सकता हो आपके लिए नया ना हो, लेकिन मेरे लिए नया था ये समझ, इतिहास और साहित्य की ये समझ। तो मैंने कहा कि इस पे मैं बात कर सकता हूँ, तो फिर मैं उस रूप में आपके बीच हूँ। इसलिए मैं विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल आप पाठ्यक्रम केंद्रित पढ़ाई से इतर भी
कभी कभी सोचिए और बड़े गाढ़े समय में वो काम आ जाता है। तो ये स्थिति मेरे लिए भी थी। मित्रों और सम्मानीय मंच, एक सवाल है कि हमारा सारा कुछ सोच विचार हमारी दुनिया के लिए है, मनुष्यों के लिए है। तो जैसे सोचिए कि ये दुनिया कैसे बनी। अगर मन में आपके ये सवाल है कि ये दुनिया कैसे बनी, तो मुझे लगता है कि अगर ये सवाल है तो इस सवाल को लेकर हमें विज्ञान के पास जाना चाहिए। कहीं अन्यत्र चले जाएंगे तो कुछ उल्टे पुल्टे जवाब मिल सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि माकूल जवाब मिले तो आपको ये दुनिया कैसे बनी इस सवाल को लेकर विज्ञान के पास जाना चाहिए। ये दुनिया कैसी है यह सवाल है तो आपको समाजशास्त्र के पास जाना चाहिए। ये दुनिया क्यों बनी यह सवाल है, इसको लेकर आपको दर्शन के पास जाना चाहिए। दुनिया कैसी है या दुनिया कैसी थी, अगर ये सवाल है तो इस सवाल को लेकर आपको इतिहास के पास जाना चाहिए। और दुनिया को कैसा होना चाहिए, अगर ये सवाल है तो इस सवाल को लेकर साहित्य के पास जाना चाहिए। तो दुनिया कैसी थी और दुनिया को कैसा होना चाहिए, अगर इन दो सवालों को लेकर हम आगे बढ़ें तो मुझे लगता है कि दो ज्ञान के अनुशासन साहित्य और इतिहास हमारा साथ देंगे और हमारी प्रश्नों के जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। अब ये भी सवाल है कि इतिहास को समझेंगे कैसे। तो आप जानते हैं कि जब से मनुष्य अपने बारे में सोच रहा है, अपनी दुनिया के बारे में सोच रहा है, तब से वह इतिहास के बारे में सोच रहा है। खुद को जानने, मनुष्य को खुद को जानने के आरंभिक प्रयत्नों से के समय से इतिहास पे बातचीत चल रही है। इसीलिए इतिहास को लेकर इतनी धारणाएं हमारे बीच में हैं। अकादमिक दुनिया में, चिंतन की दुनिया में इतनी सारी धारणाएं हैं जो हमें बहुत चकित भी करती हैं। बहुत एकेडमिकली सोचा जाए तो लगभग 1903 में जेवी बेरी बड़े चिंतक हुए। उन्होंने एक इतिहास पे बात करते हुए इतिहास संबंधी जो सवाल हैं उनको समेटते हुए कहा कि इतिहास एक विज्ञान है, न उससे कुछ कम और न उससे कुछ ज़्यादा। यहाँ से एक सवाल शुरू हो गया कि इतिहास विज्ञान है, लेकिन प्राकृतिक दार्शनिकों का मत इससे बिल्कुल भिन्न था। वे इतिहास को विज्ञान से बिल्कुल अलग मानते थे। और जो साहित्यिक चिंतक थे वो मानते थे कि भाई इतिहास तो विज्ञान से बहुत ज़्यादा हो सकता है। और आप जानते हैं कि विज्ञान के निष्कर्ष हमारी दुनिया में एक आखिरी निष्कर्ष माने जाते रहे हैं कि विज्ञान जो प्रयोग, परीक्षण, अवलोकन के बाद जो निष्कर्ष निकालता है वो परफेक्ट निष्कर्ष होता है। लेकिन यह भी धारणा बहुत दिन तक नहीं चली जब कार्ल पॉपर जैसा साइंटिस्ट आया और उसने फिलॉसफी ऑफ साइंस के सिलसिले में जो थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन दिया, उसके बाद से यह भी सवाल जाता रहा कि विज्ञान के निष्कर्ष आखिरी निष्कर्ष होते हैं। वहाँ से भी एक नया विमर्श शुरू हुआ। तो चूंकि ये चिंतन की दुनिया है इसलिए चीज़ें रुकती नहीं हैं, एक सिद्धांत के बाद दूसरा सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत। अब सवाल है कि विज्ञान को लेकर जो इतने सारे मतभेद हैं कि वो विज्ञान, इतिहास विज्ञान है, कला है, विज्ञान से ज़्यादा है, कला से कम है, क्या है। तो इस विवाद के पीछे के सवाल क्या हो सकते थे, क्या आधार है। तो मैं एक दो लाइन का कोट करूँगा। प्राकृतिक जो दार्शनिक हैं उनका मत ये है कि विज्ञान की जो आधारभूत सामग्री होती है उसके विपरीत इतिहास की सामग्री अनिश्चित और निर्धारणीय होती है। यानी विज्ञान की सामग्री बहुत निश्चित होती है, इतिहास की सामग्री अनिश्चित होती है। और इतिहास के जो तथ्य हैं उसका प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि वो 1000 साल 10,000 साल पुरानी कोई चीज़ है। तो इतिहास द्वारा जो तथ्य आधारित हैं उसके निरीक्षण नहीं होते, लेकिन विज्ञान के तथ्यों का निरीक्षण हो सकता है। लेकिन जो साहित्यिक चिंतक हैं उसी समय इसमें हस्तक्षेप कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि इतिहास विज्ञान हो या न हो, वह कला जरूर है। विज्ञान अधिक से अधिक इतिहास का कंकाल प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन उसमें प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक कलाकार की, कवि की प्रतिभा आवश्यक है। यहाँ आके ये दो सवाल मतलब एक अनिश्चय की स्थिति में होते हैं कि विज्ञान, इतिहास क्या विज्ञान है कि वह कला है।
अब मैं पूरा पिछला हिस्सा छोड़ के इस दूसरे वाले हिस्से पे आता हूँ कि जब हम साहित्यिक चिंतक मानते थे कि इतिहास विज्ञान कम है, कला ज़्यादा है, यहीं से साहित्य और विज्ञान के इतिहास के रिश्ते की शुरुआत होती है। और इस बात को लेकर मैं एक दो चीज़ें और आपसे सामने रखना चाहता हूँ। ट्रेवेलियन नागेश दुबे सर बैठे हैं, उनको ध्यान होगा कि ट्रेवेलियन इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए कहता है कि इतिहास कला तथा विज्ञान दोनों है। ऐतिहासिक तथ्यों का अनुसंधान वैज्ञानिक रीति से होना चाहिए तथा पाठक के लिए उसका प्रतिपादन कलात्मक प्रकृति से होना चाहिए। यहाँ आके ये एक बीच का रास्ता निकालता है कि इस लड़ाई में नहीं जाना है कि ये इतिहास विज्ञान है कि कला है। ये कहते हैं कि तथ्यों का जो निर्धारण है वैज्ञानिक रीति से करिए, लेकिन पाठकों के लिए जो उसकी प्रस्तुति है वो कलात्मक ढंग से होना चाहिए। यहाँ एक रिश्ता बनता है जो आधुनिक जो चिंतन है। और ये जो ट्रेवेलियन का ये जो मैंने कोट लिया, ये एवरीमैन्स इंसाइक्लोपीडिया से लिया है, उसमें इस बात का उल्लेख किया है। ट्रेवेलियन के इस कोटो इस उद्धरण को रखा गया है। यहाँ आके हम ये समझ पाए कि इतिहास और साहित्य का प्रस्तुति के स्तर पे एक रिश्ता है कि तथ्य फैक्ट के अनुसार लिए जाएं और उनका प्रस्तुति जो है कलात्मक ढंग से की जाए। ये बात यहाँ मैं फिर इसको छोड़ता हूँ। भारतीय परंपरा में देखेंगे, अभी मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे देखिए दोनों जुड़ते हैं। भारतीय परंपरा में देखेंगे तो इतिहास का जो इतिहास शब्द का सबसे पहला प्रयोग अथर्ववेद में हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में, जैमिनी बृहदारण्य में, छांदोग्य उपनिषद में, और तो और श्रीधर स्वामी ने जो विष्णु पुराण की टीका रची थी उसमें भी इतिहास के संबंध में बात की गई है। इसमें कहते हैं आर्ष्यादि बहु आख्यानम देवर्षि चरिताश्रयम इतिहास मिति प्रोक्तम भविष्याद भुक्त धर्मयुक्त। यह बात जब मैं आपसे कह रहा था कि ट्रेवेलियन ने कहा था ना कि इतिहास का विज्ञान की तरह तथ्य लेना है और कलाकार की तरह, कवि की तरह उसकी अभिव्यक्ति करनी है, ठीक इसी अर्थ में हमारी भारतीय परंपरा में भी इतिहास को हम ऐसे ही समझ रहे थे कि इतिहास आख्यानों में अपनी बात कहता है और आख्यानों के माध्यम से ही हमें उपदेश देता है या हमें रास्ता दिखाता है। इसीलिए हमारी परंपरा में महाभारत और रामायण लिखे गए, वह भी इतिहास है, लेकिन वो आख्यान के माध्यम से, दृष्टांतों के माध्यम से अपनी बात कहता है। तो मैंने शुरू में कहा कि इतिहास को लेकर जो दो पक्ष थे, अंत में हुआ कि दोनों मिलकर इतिहास और विज्ञान की तरफ बात होनी चाहिए। भारतीय परंपरा में भी हमने इतिहास को आख्यान के रूप में रचा। इसीलिए देखिएगा, मैं जोर दे के कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने महाभारत लिखा, जिन्होंने रामायण लिखा, सब लिखा, लेकिन अपने चरित्रों के जो कहते हैं ना सन संबत, उसका उल्लेख नहीं किया। और ऐसे में जब सारे लोग अपने अपने आदर्शों के जन्म और जन्म तारीख खोजने में आमादा हैं कि फला का जन्म यहाँ हुआ, इस तारीख को हुआ, कुंडली बना रहे हैं लोग, उन सबसे कहना चाहता हूँ कि महाभारतकार और रामायण के रचनाकार, ऐसा नहीं कि उनके समझ में नहीं आया होगा। यही खेल है कि जब आप चीज़ों को समय के आधार पर फिक्स कर देंगे तो अंत उसका भी निश्चित हो जाएगा। इसी को कालातीत होना कहते हैं। जब आप किसी के जन्म की तारीख खोज लेंगे तो आप उसको एक न एक दिन समय उसके मृत्यु की भी तारीख खोजेगा। इसीलिए इनके दिन दिए जाते हैं। रामनवमी को हुआ था राम जी का जन्म, वो रामनवमी कब थी ये नहीं बताएगा, इसलिए क्योंकि इसको काल के सीमा से बाहर ले जाना है, क्योंकि ये आख्यान है और प्रत्येक युग के मनुष्यता के सामने राम के आदर्श को प्रस्तुत करना है। कोई ये न कहेगा कि अप्रासंगिक हो गए तो युग बीत गया। इसलिए इतिहास बनने का उत्साह कई बार हमें अनैतिहासिक भी बना देता है, इसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अब इस भारतीय परंपरा के बाद जो सबसे रोचक चीज़ है इतिहास और साहित्य के इस संबंध को लेकर, वो है ग्रीक परंपरा। मैं किताब है द हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर, और हम सब बचपन में पढ़े थे ना एथेंस और स्पार्टा की लड़ाई। वो 27 वर्ष तक लड़ाई चली थी और ये पूरी किताब 27 वर्ष चले उस लड़ाई की कहानी है, और अपने साहित्यिक कौशल के कारण ये अपने समय की सर्वाधिक चर्चित किताब है। अब आप एक चीज़ समझिए,
कि ये करते क्या थे। ग्रीक परंपरा में ये जो इतिहास लिखे जाते तो पहली बात हिस्ट्री शब्द का इस्तेमाल नहीं करते थे, वो लोग लाइव्स इस्तेमाल करते थे, जीवनियाँ। यानी किसी न किसी की जीवनी होगी और उसके आधार पर वो किताब लिखी जाएगी। और जीवनी कैसे लिखी जाती थी, वहाँ एक परंपरा थी सर कि जब कोई नायक, कोई बड़ा आदमी जिसकी मृत्यु होती थी, उसके अंत्येष्टि पर वो जो जीवनीकार होता था, जिसको इतिहासकार कहते थे, और मज़ेदार बात है कि वो उसी समय का न्यायाधीश भी होता था, वही जज भी होता था, और वो बहुत अच्छा वक्ता होता था। और बहुत अच्छा वक्ता होने के लिए साहित्यिक कौशल का होना बहुत ज़रूरी है। तो अंत्येष्टि के समय वो बहुत भीड़ जुटती थी, वो पेरा जैसा होता था, और वो भाषण देता था। उसी व्यक्ति जो जिसकी मृत्यु हुई है उसके पूरे जीवन पे वो भाषण सर उल्लेख है, यही द हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेस वार या पैरेलल लाइव्स किताब में। एक एक भाषण 3-3 रात तक चले हैं और पूरी जनता भाषण सुन रही है। और उस भाषण के बाद ये तय हो जाता था कि जिसकी मृत्यु हुई है अब इसका इस सभ्यता और इसके इतिहास में इसकी जगह क्या होगी। ये इतनी महत्वपूर्ण, और इसीलिए जो इतिहासकार होता था उसको जीवनीकार ही कहते थे, और वो तय कर देता था कि अब इसकी भूमिका क्या होगी। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, आपने जूलियस सीजर पढ़ा है ना, शेक्सपियर का। उसका जो सबसे मशहूर चर्चित डायलॉग क्या है, ब्रूटस यू टू। क्योंकि ब्रूटस ने जो जूलियस सीजर को 32 लोगों ने मारा था ना, 32 तलवार उसको मारे गए, तो उसमें आखिरी तलवार ब्रूटस का था। तो जूलियस सीजर को यही तो आश्चर्यचकित हुआ कि ब्रूटस तुम भी, मतलब ये लोग तो मार ही दिए, तुमने किया। कारण क्या था, बिल्कुल अकबर और वो जो उनके थे पाले थे अकबर को, बैरम खान, बिल्कुल उस तरह की किस्सा है। जूलियस सीजर ब्रूटस को काका कहता था, क्योंकि जूलियस सीजर को ब्रूटस ने बचपन से पाला था और वो बड़ा आदर करते थे। लेकिन अंत में जब जूलियस सीजर को मारा गया तो आखिरी बार ब्रूटस ने भी मारा और यही कह के मर गया। तो ब्रूटस यू टू विश्वासघात का मुहावरा बन गया और इतिहास में दर्ज हो गया कि इतना बड़ा विश्वासघात। और ब्रूटस बहुत खराब जिंदगी उसके बाद जिए और अंत में ब्रूटस सुसाइड कर लेते हैं। और रोम की सभ्यता में, परंपरा में ब्रूटस एक विश्वासघाती के रूप में जाने जाते हैं। जब हम लोग इतना जानते हैं ब्रूटस यू टू, तो रोम वाले कितना उनको समझते होंगे। लेकिन पैरेलल लाइव्स में दर्ज है कि जब ब्रूटस की मृत्यु हुई तो उनकी अंत्येष्टि पर मार्क एंटोनियन ने भाषण दिया। वह भाषण 18 घंटे का था। पूरी रात, शाम से लेकर पूरी रात, दूसरे दिन आधे दिन तक ब्रूटस के बारे में मार्क एंटोनी, जो कि मार्क एंटोनी ब्रूटस का समय रहते विरोधी था, लेकिन ब्रूटस मार्क एंटोनी जीवनीकार था, वो जीवनियाँ बोलता था। उसने भाषण दिया, लगभग 18 घंटे का भाषण। और उस भाषण का एक टुकड़ा सुनिए। ये मार्क एंटोनी ब्रूटस के बारे में कह रहा है, उन सब में वो सबसे बड़ा कुलीन रोमन था। उसके सिवाय समस्त षड्यंत्रकारियों ने महान सीजर की हत्या ईर्ष्या के कारण की, पर उसने एक ईमानदार और सर्वमान्य कारण के लिए यह किया। उसका जीवन निर्दोष था। वो ऐसे तत्वों से गढ़ा गया था कि प्रकृति पूरे विश्व के सामने खड़ी होकर कह सके कि देखो, यह एक मेरा मनुष्य है। ये मार्क एंटोनी ने ब्रूटस के बारे में कहा और पूरी अवधारणा बदल दी। और उस दिन पता चला कि महान जूलियस सीजर की हत्या में ब्रूटस क्यों शामिल हुए। क्योंकि रोम साम्राज्य की जो लेगेसी थी, जो पावर था, जो उसकी हासिल था, वो उसका गणतंत्र था। जूलियस सीजर इतना ताकतवर हुआ कि उसने पूरी योजना बना ली कि गणतंत्र मिटाकर अब राजतंत्र शुरू होगा। और उस दिन सीनेट में जूलियस सीजर यही घोषणा करने वाला था। ब्रूटस ने कहा कि अगर राजतंत्र हो गया तो फिर रोम खत्म हो जाएगा। इसकी खासियत, हम तो गणतंत्र हैं, राजा का बेटा राजा यहाँ नहीं होता है। स्वयं जूलियस सीजर भी तो कैसे उठा के बनाया गया। तो कहा कि जिस बात के लिए, जिस खासियत के लिए जूलियस सीजर को मौका मिला, ये तो खत्म कर रहा है। और उन्होंने क्या किया कि वो साजिश हुई और उन्होंने कहा ठीक है मारो, जिसको पाला था, जिसको राजा बनाया, कहा मारो। और ये जानते हुए कि इस काम के बाद मैं पूरे इतिहास में विश्वासघाती के रूप में याद किया जाऊंगा, उन्होंने अपने देश के लिए अपनी कीर्ति दे दी। कहा कि मैं विश्वासघाती बन के रहूंगा इतिहास में, लेकिन यह देश अमर रहना चाहिए, देश का नुकसान नहीं होना चाहिए। और जब इस तरह की
जो लेक्चर वो देता है, और आज देखिए कि इतिहास ने, और ये पूरा एक भावुक लेक्चर है जो मार्क एंटोनी ने दिया, जो ब्रूटस का विरोधी था। और इस तरह से आप देखिए कि इतिहास ने जिसको समय का सबसे बड़ा विश्वासघाती साबित किया था, साहित्य ने उसको बरी कर दिया। और आज रोम की परंपरा में जूलियस सीजर और ब्रूटस एक समान बड़े नायक हैं। यानी रोम की परंपरा में अब ब्रूटस को विश्वासघाती के रूप में याद नहीं किया जाता है। अब इस प्रसंग के कहने का मेरा मकसद ये था कि कैसे इतिहास जहां इतिहास लड़खड़ाता है या वायस्ट होता है, अगर उसने साहित्य का सहारा ले लिया तो इतिहास भी उज्जवल होता है और साहित्य भी अपनी वैलिडिटी को, अपनी लेगेसी को खड़ा कर लेता है। तो इस उदाहरण से आप देखिए कि जहाँ से चीज़ें शुरू हुई थी, जहाँ से इतिहास की शुरुआत है, वहीं से इतिहास साहित्य के साथ है। और मैं जब पढ़ रहा था कि ये लाइव, जो वहाँ इतिहास को लाइव जीवनियाँ कहते थे, उसी समय ध्यान आया कि मेरे मन में एक सवाल आता था कि गौर साहब ने जो अपनी आत्मकथा लिखी उसका नाम 7 लाइव्स क्यों रखा। जब मैं ये पढ़ रहा था तब जाना कि दरअसल लाइव जीवनियाँ हैं, 7 जीवनियाँ उसका हिंदी में हुआ। और गौर साहब ने जो आत्मकथा लिखी, ये उनकी आत्मकथा साहित्य की एक विधा आत्मकथा में होते हुए भी वो उस दौर का सबसे प्रामाणिक इतिहास है। तो इसलिए उसका गौर साहब ने नाम रखा है लाइव्स। वो इतिहास है, क्योंकि लाइव्स को सबसे पहले इतिहास को लाइव्स ही कहते थे, जीवनियाँ ही कहते थे। और ये जीवनियों का जो तरीका था कहने का और बोलने का, वो एक इतिहास की तरह था। अब इन तमाम, अच्छा, इसको जब याद करेंगे ब्रूटस वाला तो मुझे ध्यान आता है कि विभीषण वाला। विभीषण को भी तो मुहावरा है, घर का भेदी लंका ढाए। लेकिन मैंने गांधी जी को पढ़ा कि गांधी जी अपने हरिजन के एक लेख में कह रहे हैं, विभीषण की तारीफ किया है कि देश के लिए जान दे देना छोटी बात है, लेकिन अपना यश, अपनी कीर्ति दे देना ये बड़ी बात है। कहा कि वो जान गए थे कि रावण अपनी महत्वाकांक्षा में अपने देश और अपनी जनता का नुकसान करने जा रहा है। अंत में वो मान लिए कि चलो हमको कहना तुम देशद्रोही। इसीलिए गांधी जी उसी प्रसंग में कह रहे हैं कि देश के हित में देशद्रोही हो जाना कोई बुरी बात नहीं है। ये गांधी जी के कथन है। और उन्होंने विभीषण पे बात की है, विभीषण के प्रसंग में चर्चा की है छोटे से 2-3 पंक्तियों में, कि कई बार ऐसा होता है कि आपको बड़े निर्णय लेने होते हैं देश के लिए, तो हो सकता है कि देश आपको देशद्रोही साबित कर दे, गद्दार कह दे, लेकिन ये कहते हैं कि वक्त तय करेगा कि कौन क्या था। कई बार ऐसा होता है कि तत्कालिक परिस्थितियों में चीज़ें उल्टी दिखती हैं, लेकिन आगे जाके वो बड़ी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से जो मैं आपसे कहना चाहता था कि साहित्य और इतिहास शुरुआत से एक जैसी चीज़ें थी। जहाँ से इतिहास की शुरुआत है वहीं से उसका साहित्य का संबंध था। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि दोनों अलग हो गए। आज हमें सेमिनार करना पड़ रहा है। दरअसल इसकी शुरुआत औपनिवेशिक काल में हुई। इसके बड़े रेफरेंस है कि क्या हुआ कि जब उपनिवेशवाद शुरू हुआ और अंग्रेजों की पूरी आक्रामकता शुरू हुई, तो उनको नया इतिहास लिखना था जिसमें वो अपने को, अपनी सत्ता को, अपने साम्राज्य को न्यायोचित ठहरा सकें। तो उनको अंग्रेज बड़े सामने सामने अपने को बड़े तार्किक दिखाते हैं। तो उनको ये करना था कि हम नया इतिहास लिखे कैसे। सवाल तो आएगा ना कि जब इतिहास हमारा है हर सभ्यता का, तो आप क्यों लिख रहे हैं। तो उसने क्या किया, पुराने इतिहास को रद्द करने की कहा कि पहले उसको गलत ठहराएंगे, जब गलत हो जाएगा इतिहास तो हम नया इतिहास लिखेंगे। इसका एक उदाहरण आपको दूं जिसका उल्लेख व्हाट इज हिस्ट्री में E.H. कार ने किया है। ये एक्टन जो बड़े विक्टोरिया काल के बड़े आदमी थे, इतिहासकार थे, उनका कथन है। और ये कैम्ब्रिज मॉडर्न हिस्ट्री का जो पहला एडिशन है उसी के भूमिका में दर्ज है। और वो लंबा है, मैं केवल उनके 2 पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ जिसमें वो कह रहे हैं एक्टन, हम अपनी पीढ़ी में अंतिम इतिहास नहीं लिख सकते, लेकिन हम परंपरागत इतिहास को रद्द तो कर सकते हैं। परंपरागत इतिहास को रद्द किए बगैर दूसरा इतिहास होगा नहीं। और ये दूसरा उपनिवेशिक ढांचे का इतिहास आया, इसने क्या किया कि जो जेवी वेरी वाली लड़ाई थी उसी को पकड़ा और ये कहा कि इतिहास का कोई संबंध कला से नहीं है, इतिहास विज्ञान है। और इतिहास को विज्ञान बनाने के चक्कर में इन्होंने साहित्य से उसका संबंध अलग कर लिया। और जो भी इतिहास
का ढांचा पढ़ाई लिखाई हम सबको बताई जा रही है, इसमें कहाँ हम किस इतिहास के सिलेबस में महाभारत रामायण पढ़ाते हैं? किसी इतिहास में नहीं पढ़ाते, क्योंकि हम मानते ही नहीं कि इतिहास है। विंटरनेट्स पॉजिटर जैसे विद्वान इसी बात के लिए तो आए तो कहे कि भारत के लोगों को इतिहास बोध ही नहीं है, क्योंकि जो इतिहास समझते थे कि सन तारीख में जो इतिहास लिखा जाएगा वैसा इतिहास हमने लिखा नहीं। तो ये कहते थे कि भारतीयों के पास इतिहास का बोध ही नहीं है, ये बिल्कुल नहीं जानते इतिहास क्या है। जबकि हम इतिहास को और ग्रीक परंपरा और भारतीय परंपरा इतिहास को आख्यान की परंपरा में समझते थे। हम ये जोर नहीं देते थे कि बक्सर की लड़ाई अगर 1664 को हुई तो हम इस पे बहुत जोर नहीं देते थे कि 1664 को 5 मई 7:03 पर पहला बार बिगुल बजा लड़ाई का। हम इतना एक्यूरेसी नहीं जाते थे, हम बात करते थे कि लड़ाई हुई तो क्यों हुई और इसके परिणाम क्या हुए। ठीक है, अब ये जो सवाल था कि हम विज्ञान हैं, इन्होंने साहित्य से इसके पूरे संबंध को अलग किया और विज्ञान बनने की अपराथापी में इन्होंने तथ्यों का एक सारणीयन करना, टेबुलेशन करना, केस स्टडी करना, इस तरह से चीज़ों को पेश किया और इससे एक नया चीज़ हमारे सामने आया जिसके कारण इतिहास साहित्य से इसका संबंध अलग हो गया। मैं जोर दे के कहना चाहता हूँ कि चाहे कुछ भी कर लीजिए, इतिहासकार या साहित्यकार दोनों, मैं केवल इतिहास के लोगों को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, इतिहास से अलग होने की कोशिश साहित्य में भी खूब हुई। ये जितने भी नए साहित्यिक आलोचना के प्रतिमान हैं, सिद्धांत हैं, चाहे संरचनावाद हो, मनोविश्लेषणवाद हो, विखंडनवाद हो, उत्तर आधुनिकता हो, ये सारे जो शैली विज्ञान हो, ये सब इतिहास की उपेक्षा करने वाले साहित्यिक सिद्धांत हैं जो पाठ पे बात करते हैं, इतिहास पे बात नहीं करते। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि इसका विरोध साहित्यिक धाराओं से ही खूब हुआ। साहित्य और इतिहास दृष्टि जो किताब है मणिधर पांडे की, उसको पढ़ के देखिए, आपने पढ़ाई होगा। इसका विरोध हुआ भाई कि साहित्य को इतिहास से इस तरह से अलग कर देंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि ये, आप ये तो बात करेंगे कि बड़ी अच्छी भाषा है, बहुत अच्छा भाव है, लेकिन पता ही नहीं चलेगा किस युग का साहित्य है ये। उससे अलग नहीं कर सकते, क्योंकि इतिहास से अलग करेंगे तो साहित्य के भीतर का समाज भी ओझल हो जाएगा। तो इसलिए दोनों के भीतर जो स्मृति है बहुत जरूरी है। साहित्य, इतिहास के लिए भी स्मृति बहुत महत्वपूर्ण है और साहित्य के लिए भी। तो स्मृति एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जो इतिहास और साहित्य को एक साथ करती है। अब ये अलग बात है कि इन स्मृतियों का कि अब ये इसके साथ सवाल शुरू होता है कि साहित्य और इतिहास इन स्मृतियों का कैसे उपयोग करते हैं। तो आप जानते हैं कि स्मृतियों का बड़ा मनमाना प्रयोग रहता है, जिसको जैसी स्मृति चाहिए उस तरह का इस्तेमाल करता है। और इसका एक बड़ा रोचक उदाहरण है, एक ही स्वतंत्रता संग्राम के उपज हैं भारत और पाकिस्तान। भाई लड़ाई तो एक है ना, उसके आखिर में दो मुल्क बन गए, लेकिन दोनों देश उसी स्वतंत्रता संग्राम को अपने अपने ढंग से पढ़ाते हैं। आप एशिया के इतिहास के बारे में देखिए, स्वतंत्रता संग्राम एक है, पाकिस्तान का जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें कायदे आजम की केंद्रीयता है और भारत की स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी की केंद्रीयता है। ये बड़ा रोचक है। आप पाकिस्तान का इतिहास देखिए, स्वतंत्रता आधुनिक पाकिस्तान का इतिहास देखिए, हम लोगों ने जो स्वतंत्रता संग्राम पढ़ी है उसमें कुछ ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि स्मृति कॉमन थी, जो मेमोरी का हिस्सा था वो कलेक्टिव था। लेकिन जब हम इतिहास बनाने जाते हैं तो अपने पसंद की स्मृति चुन लेते हैं, जो स्मृतियां हमें महत्वपूर्ण लगती हैं या हमको भविष्य दृष्टि उसमें कुछ दिखती है तो हमने वो चुन लिया। इसीलिए कहा जाता है कि स्मृतियों के घर में अस्मिताएं निवास करती हैं और इन अस्मिताओं के निर्धारण के लिए हमें नैरेटिव्स या आख्यान गढ़ने पड़ते हैं। इसीलिए जब भी कोई अस्मितावादी विमर्श खड़ा होता है तो वो अपनी स्मृति में जाता है और अपने पसंद की चीज़ें ले आता है और उसके आधार पे अपना अस्मिता का निर्धारण कर देता है। तो इसलिए जब इतिहास में होता है और इसको साहित्य ने भी इसी रूप में लिया है तो इनके इस प्रक्रिया में न जाके हम ये मान के चलें कि स्मृति कितना जरूरी है। आखिर के हिस्से में मैं हूँ आपके बातचीत में इतिहास और स्मृति के इस रिश्ते को और स्मृति और साहित्य के इस रिश्ते को जब हम एक साथ जुड़ के देखते हैं तो हम रामायण, महाभारत, ओडिसी, होमर जैसे तमाम ग्रंथ हम रच पाए, सृजित कर पाए।
लेकिन ये जो संबंध विच्छेद होता है तो एक शुष्क ढांचा इतिहास का हमने दिया और एक समय से निर्लिप्त किस्म का साहित्य भी दिया, जबकि इतिहास और साहित्य एक ही सिक्के के दो पहलू शुरू से थे और औपनिवेशिक ऐतिहासिक ढांचे के बाद या उसके पहले। मैं जोर दे के कहना चाहता हूं कि बिना इतिहास बोध के साहित्य और बिना साहित्यिक स्रोत के इस्तेमाल के अच्छा इतिहास नहीं हो सकता। साहित्यिक स्रोत जब हम इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में कहूँ कि कैसे वो इतिहास का एक काउंटर डिस्कोर्स प्रस्तुत कर देता है। हमने उन लोगों ने पढ़ा है ना कि बादशाह अकबर ने वो क्या था वो सर जो सिद्धांत दिया था, दीने इलाही किया और बादशाह अकबर की तूती बोलती थी दीने इलाही के समय। उस समय सारे लोग दीने इलाही के पक्ष में थे चूंकि बादशाह के द्वारा प्रस्तावित धर्म था। ठीक कंटेम्परेरी बादशाह के ही समय आगरे में बैठा हुआ फानी एक शायर थे, उन्होंने दीने इलाही के जिस दिन उसको साया किया गया, पूरा दरबार के लिए ओपन किया गया कि सब लोग इसको स्वीकार करें, ये बहुत अच्छा मजहब है दीने इलाही, और सब लोग तारीफ़ कर रहे थे। अबुल फजल उसके बारे में मतलब लट्टू होके लिख रहे थे कि दीने इलाही मजहब दे दिया इन्होंने। उस समय फानी ने लिखा ठीक अकबर के सामने अद्भुत दो पंक्तियों में दीने इलाही और अकबर के काउंटर किया कि उसके था कि बादशाह ने किया है पैगंबरी का ऐलान। उस पर पूछा गया कि ये दीने इलाही बादशाह ने जारी किया है, सारे लोग बोल रहे हैं, अबुल फजल जैसा इतिहासकार बोल रहा है। तो फानी ने लिखा कि बादशाह ने किया है पैगंबरी का ऐलान, खुदा ने चाहा तो अगले बरस तक खुद खुदा बन जाएंगे। अब आप सोचिए कि ऐतिहासिक विवेक को, ऐतिहासिक तथ्य को जब साहित्य के विवेक से संपृक्त किया जाता है तो ये पूरा दृश्य कितना खूबसूरत बनता है और एक सामान्य आदमी के समझने और जानने के लिए, प्रेरणा लेने के लिए एक रास्ता भी खुलता है। ठीक इसी रूप में मैं कह सकता हूँ कि जिस अकबर के समय को इतना बड़ा धन्य धान्य से द ग्रेट जो दुनिया के फास्टर ना E.M. फॉस्टर जो दुनिया के 10 श्रेष्ठतम बादशाहों पर किताब लिखी, उसमें भारत के से सिर्फ 2 ही हैं, अशोक और अकबर। वो इतने बड़े आदमी थे, सब कुछ अच्छा था, लेकिन उसी अकबर के कंटेम्परेरी तुलसीदास एक काउंटर तो प्रस्तुत कर रहे हैं ना कि खेती न किसान को भिखारी न भीख बली, ये सब लिख रहे हैं ना, बनिक को बानिज न चाकर को चाकरी, सब नर सोच बस सीधमान एक कहें एकन से कहाँ जाई का करी। ये साहित्य का पक्ष है। जब आप इतिहास लिखेंगे, इतिहास लेखक, तो आपका वेंटेज पॉइंट क्या है? आप दरबार में बैठकर लिखेंगे तो वहाँ आपको सारी अद्भुत योजनाएं दिखेंगी। जब आप जनता के यहाँ बैठ के देखेंगे तब आपको जनता का सच दिखेगा। इसी को कहते हैं कि यह ईएचकार ने इस शब्द का इस्तेमाल किया, वेंटेज पॉइंट। दरअसल आप क्या देखते हैं ये निर्भर करता है कि आप कहाँ से देखते हैं। अगर हमारा लोकेशन सही है तब हमको दिखेगा। तो इतिहासकार यदि दरबार में बैठ के लिख रहा है और साहित्यकार अबुल फजल दरबार में बैठ के लिख रहे हैं और तुलसीदास चित्रकूट के घाट पे बैठ के लिख रहे हैं, तो जाहिर है कि जगह बदला है तो दृश्य भी बदल जाएगा। अब दोनों को साथ रख के देखने से ही हमें अब उस समय का पूरा परिदृश्य दिखता है। तुलसी का राम राज्य साहित्यिक रूप से चाहे जो कहें, मुझे लगता है कि ये अकबर के शासन व्यवस्था का काउंटर डिस्कोर्स है। भाई आप कोई विकल्प कब देते हैं? जब अपने समय में कोई चीज़ आपको लगता है कि ये का मतलब पूरे ठीक नहीं है तो एक विकल्प देते हैं। तो मुझे लगता है कि अकबर कालीन राज व्यवस्था का पूरा वो विकल्प है राम राज, इसको इस रूप में भी देखना चाहिए। तो साहित्य और इतिहासकार एक साथ ऐसे काम भी करते हैं। कैसे इतिहास बदल दिया जाता है? आपने नाम सुना औरंगजेब के बड़े भैया का नाम है? हाँ, दारा सिकोह, बहुत अद्भुत आदमी थे। लेकिन मजेदार बात है कि उनका नाम क्या दर्ज है? दारा सिकोह, बल्कि उनका नाम है दारा सुकोह। सिकोह होता है शैतान और सुकोह मतलब होता है एकदम अच्छा आदमी। औरंगजेब ने
न सिर्फ उनको बेइज्जत किया, न सिर्फ उनको मारा, उनकी हत्या की, उनको मृत्यु के बाद अपमानित किया, बल्कि बाकायदा डॉक्यूमेंट्स में उनका नाम भी बदला, दारा सुकोह को दारा सिकोह लिखवाया गया। और लंबे समय तक उस दौर के इतिहास को हम दारा सिकोह, हम भी बचपन में दारा सिकोह ही पढ़े थे। ये जब मेवाराम जी का उपन्यास आया दारा सुकोह, उससे मैंने जाना कि इसका नाम सिकोह नहीं सुकोह है और दोनों में बहुत फर्क है। अब साहित्य कैसे इतिहास को करेक्ट करता है आप देख रहे होंगे। इतिहास साहित्य को तथ्य देता है और साहित्य इतिहास को सही कर देता है, तथ्यों के सही प्लेसमेंट कर देता है। आखिर में मैं कहूँगा कि साहित्य कल्पना से शुरू होता है और एक विराट जीवन सत्य पे समाप्त होता है, जबकि इतिहास एक ठोस सत्य से शुरू होता है और एक धुंध पे जाके खत्म होता है। इसलिए ज़रूरी है कि दोनों साथ दें। मैं उनका नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ, वो कहते थे कि इतिहास में समय और तारीख के अलावा सब असत्य है और साहित्य में समय और तारीख के अलावा सब असत्य है। दोनों में एक फर्क है। इसलिए दोनों साहित्य और इतिहास दोनों के बारे में कहा जाए कि इतिहास सभ्यता की स्मृति है और साहित्य व्यक्ति और समाज की स्मृति है। और आप जानते हैं कि चाहे वह सभ्यता की स्मृति हो या समाज की स्मृति, आगे बढ़ने के लिए दोनों का ठीक रहना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्मृति खराब हो जाएगी तो हम आगे नहीं जा सकते। इतिहास के बारे में सत्य यह है कि यदि उसे साहित्य का रस प्राप्त हो जाए तो वह प्रत्येक मनुष्य के जीवन का हिस्सा बन जाता है। इसीलिए बाद के दिनों में इस वाजिब रिश्ते को छोड़कर इतिहास में है कि साहित्य के बगैर उनका काम चल जाएगा, जबकि इतिहास में ही सबाल्टर्न हिस्ट्री की जो पूरी धारा आई है वो बाकायदा साहित्य के साथ काम कर रही है, वो साहित्यिक स्रोतों पे काम कर रही है। वो इतिहास जो लिखा जा रहा है वो साहित्यिक स्रोतों का आधार बना रही है। तो उम्मीद करते हैं कि जैसे साहित्यिक लोगों ने इतिहास को साथ लेकर अपने पुराने जो साहित्य और इतिहास के संबंध थे उस दिशा में काम कर रहे हैं, उम्मीद की जा रही है कि इतिहासकार को भी थोड़े अपने उस तरह की वैज्ञानिक बोध का जो गुमान है उससे थोड़ा बाहर निकलकर साहित्यिक स्रोतों को भी अपना आधार बनाना चाहिए, जिससे इतिहास पठनीय हो सकेगा, इतिहास समझ में आएगा, इतिहास हम जान सकेंगे। तो बावजूद इसके हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कथन है ना कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि साहित्य को इतिहास के साथ जाना चाहिए, क्योंकि इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। द्विवेदी जी कहते थे कि इतिहास से जीना सीखो, इतिहास से मरना सीखो और इतिहास से सीखना सीखो, क्योंकि वो सीखने की प्रेरणा देता है। लेकिन मैं इसमें जोड़ के कहता हूँ कि इतिहास से तो सीखना चाहिए, लेकिन सीखना कैसे है और क्यों सीखना है, यह सीखना हमें साहित्य से सीखना चाहिए। इसलिए अगर ये दोनों प्रक्रिया हम फॉलो करते हैं, मुझे लगता है कि इतिहास और साहित्य की ये समझ हमारे लिए सबसे बेहतर होगी। आखिर में फिर से द्विवेदी जी को कोट करते हुए को कहा था कि इतिहास मनुष्य की तीसरी आँख है। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे कि इतिहास मनुष्य की तीसरी आँख है। तो मैं आखिर में कहना चाहता हूँ कि और साहित्य उस आँख का पानी है। और रहीम कहते थे कि रहीमन पानी राखी। मैं समझता हूँ कि मैंने जितनी भी कोशिश की, आपने मुझे बुलाया उसके लिए भी मैंने पानी रखने की कोशिश की, रख पाया कि नहीं ये आप। धन्यवाद बहुत बहुत। साहित्य आँख का पानी है। बहुत बहुत धन्यवाद युवा कथाकार आशुतोष जी इस सुंदर और शानदार बीज वक्तव्य के लिए। हम लोगों के बीच मंच पर उपस्थित हैं इस उद्घाटन सत्र में विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्माननीय प्रोफेसर चंदा बहन जी, जो विश्वविद्यालय की प्रॉक्टर भी हैं, महिला प्रकोष्ठ में भी जो काम कर रही हैं, आपका जो बराबर विश्वविद्यालय की तमाम गतिविधियों में सम्मिलित रहती हैं, उनको संपादित करती हैं। विश्वविद्यालय की सर अरे हम लोगों के बीच आज के इस उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित
हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार, लोक साहित्य मर्मज्ञ आदरणीय प्रोफेसर श्याम सुंदर दुबे जी उपस्थित हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं। राष्ट्रीय संगोष्ठी के इस महत्तम मुहूर्त पर यहाँ मंच पर अवस्थित हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर आनंद प्रकाश जी, कला संकाय की डीन प्रोफेसर चंदाबेन जी, अभी अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने वाले आशुतोष जी, मेरे समक्ष विराजमान मेरे मित्र, मेरे बंधुओं और बांधवियों, अभी बहुत विस्तार से आशुतोष जी ने इतिहास और साहित्य के अंतर संबंधों पर एक विशद और गंभीर व्याख्यान दिया। उन्होंने पश्चिमी दृष्टि और भारतीय दृष्टि के समन्वित स्वरूप को प्रस्तुत किया और उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ जो इतिहास दृष्टि रही वो समयबद्ध नहीं रही, वो समय के सीमित कालखंड में कीलित नहीं रही है, बल्कि एक शाश्वत समय के रूप में ही हमने इतिहास को याद किया है। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ जब होता है तब प्रश्न किया जाता है कि आप कुछ सुनाइए। आख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायनम, आप मुझे कथासार आख्यान के रूप में सुनाइए। ये जो आख्यान आधारित हमारे यहाँ इतिहास रहा है, ये ना तो समय कीलित रहा, ना समय सीमा में बंधा रहा। हम समय से आक्रांत नहीं रहे, ना हमारा समय रहा, ना हमारा स्थान सीमित रहा। जबकि हम हर संकल्प में याद करते हैं कि हम इस स्थान पर, इस समय पर यहाँ ये कार्य करने जा रहे हैं। ये केवल एक स्मृति के लिए कि हम कहाँ क्या कर रहे हैं, ये बताने के लिए संकल्प ये रचा गया था। और यहीं से मेरे ख्याल से इतिहास के वो संदर्भ आते हैं जिन संदर्भों को समय और स्थान पर घेरा गया, जिन संबंधों और स्थानों को हमने व्यक्त किया। तो संकल्प जहाँ से शुरू हुआ है, वहाँ से भारतीय आख्यान परंपरा में इतिहास को समय और स्थान बद्ध किया गया है। ये मेरे ख्याल से ये रामायण और महाभारत के समानांतर चलने वाला प्रसंग था। अर्थात दो दृष्टियाँ उस समय प्रचलित थीं। एक दृष्टि ये थी कि हम आख्यान के माध्यम से शाश्वत समय को व्यक्त कर रहे हैं, और दूसरी दृष्टि ये थी कि कर्मकांड के माध्यम से हम उन स्थूल तथ्यों को भी स्पष्ट कर रहे हैं कि समय क्या है और हम किस स्थान में हैं। ये जो दर्शन था, ये दर्शन इस रूप में अधिक महत्वपूर्ण था कि हम इतिहास को समय और काल से न जोड़ करके अगर हम आदिम अवस्थाओं की ओर जाएं। मैं भारत भवन में था और भारत भवन में मंडला के फेत्या जी चित्र बना रहे थे, पेमा फेत्या जब चित्र बना रहे थे तो उस चित्र में उन्होंने कुछ बकरियां बनाई, कुछ उन्होंने
मुर्गियाँ बनाई, फिर सूरज बनाया, फिर चंदा बनाया, चूल्हा बनाया, वृक्ष बनाए, सितारे बनाए। तो मैंने उनसे पूछा कि एक ही चित्र में आपने ये सब क्यों बना दिया है? चंद्रमा भी है, सूरज भी है, पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, और आपका चित्र किसी बंध से सीमित नहीं है, सीमा बंध नहीं है। तो उन्होंने बताया कि हम लोगों के यहाँ कोई सीमा नहीं है, हम सब असीमित चिंतन वाले व्यक्ति हैं। हमारे यहाँ दिन और रात में कोई फ़र्क नहीं है, हमारे यहाँ चंद्रमा और सूरज में कोई फ़र्क नहीं है। ये जो दृष्टि थी, ये हमारी वो आदिम दृष्टि थी जहाँ न आदमी इतिहास से बंधा हुआ था, न जहाँ आदमी स्थान से बंधा हुआ था, न काल से बंधा हुआ था। और यही दृष्टि धीरे धीरे विकसित होती हुई हमारी आख्यान परंपरा में भी आई। और ये जो अभी आशुतोष जी बात कर रहे थे कि जो जीवन चरित्र है वही बाद में चल कर के इतिहास के रूप में भी विकसित हुआ, ये परंपरा हमारे यहाँ भी है। सारे आख्यान, चाहे पुराण के आख्यान हो, चाहे और भी आख्यान हो, ये सारे आख्यान जीवन केंद्रित ही है, जीवन से अलग नहीं है। जीवन सबसे बड़ा इतिहास इस रूप में है, चूँकि संगोष्ठी का एक विषय निश्चित है और इतिहास कथा आश्रित हिंदी कथा लेखन और रांगे राघव का अवदान इस विषय पर भी बात करना है। इसलिए मैं कुछ बातें अब इस रूप में करूँगा कि रांगे राघव का इतिहास चिंतन क्या था और वो इतिहास चिंतन उन्होंने अपनी रचनाओं में कैसे व्यवस्थित किया, किस तरह से प्रस्तुत किया। इतिहास वस्तु और दृष्टि, इन दोनों का समावेश होता है। कोई इतिहास ऐसा नहीं है जो दृष्टि से रहित हो। इसलिए इतिहास के अनेक रंग मिलते, एक घटना को अनेक तरह से लिखने का हमारे पास में अवसर हमें प्राप्त होता है। यह दृष्टि या तो दबाववश बनती है या स्वप्रेरित बनती है। इसलिए रांगे राघव कहते हैं कि इतिहास को इस तरह से ना देख करके परंपरा के रूप में इतिहास को देखा जाए। उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है जिसमें उन्होंने इतिहास की चर्चा की है, और प्राचीन भारतीय परंपरा और इतिहास। इस पुस्तक को, रांगे राघव की इस पुस्तक को उनकी इतिहास दृष्टि को समझने के लिए पढ़ना चाहिए। ये किताब उनके संपूर्ण इतिहास दृष्टि को व्यक्त करती है। वे मानते हैं कि इतिहास केवल व्यक्ति केंद्रित नहीं, जैसे संस्मरण केंद्रित होते हुए भी व्यक्ति के साथ विभिन्न प्रकार की घटनाएं सामाजिक ऐतिहासिक संदर्भित हो जाती हैं। इसी तरह से हम जब इतिहास को भी देखें तो केवल घटना परक नहीं, केवल उसे हम किसी राजा या किसी विशेष समय के रूप में ना ले करके उस समय की सभी परिस्थितियों को, चाहे वो जाति व्यवस्था हो, सामाजिक हो या फिर आर्थिक हो। वैसे अब हम जो इतिहास पढ़ते हैं उनमें इन सब चीज़ों को भी उल्लिखित किया जाता है, इनका विवेचन होता है। लेकिन हम यहाँ मूल रूप से साहित्य के इतिहास और साहित्य में इतिहास के अंतर संबंधों को लेकर के बात कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने माना कि साहित्य और इतिहास को हम 3 रूपों में विभाजित कर सकते हैं। अगर हम इतिहास आधारित कथाएं लिख रहे हैं तो 3 रूप उसके हो सकते हैं: इतिहास प्रधान कथा रचना, इतिहासश्रित कथा रचना और कल्पना प्रधान कथा रचना। ये 3 अवबोधन हमारे इतिहास परक रचना के लिए हमें रखना पड़ेगा। एक में तो विशुद्ध इतिहास आएगा, दूसरे में इतिहास के आश्रय लेकर के साहित्य को हम कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, और तीसरे में आता है थोड़ा संभ्रम पैदा करना, इल्यूजन पैदा होता है उसमें, वो है कल्पना की प्रधानता। कल्पना की प्रधानता में महत्वपूर्ण ये है कि इसमें कुछ स्पेस बनाता है लेखक।
अपने लिए स्पेस बनाता है, क्योंकि वह अपनी प्रतिक्रियाएं भी इतिहास के उस विशेष कालखंड पर और उस इतिहास की उस घटना पर प्रस्तुत करना चाहता है। नंगा इतिहास नहीं, इतिहास को वो बहुत सारे वस्त्र, कपड़े, आभूषण पहना करके प्रस्तुत करना चाहता है, ताकि इतिहास जैसा शुष्क विषय थोड़ा सा ग्राह्य बन सके, थोड़ा सा आकर्षक बन सके। इसलिए वो इतिहास के स्केलेटन को प्रस्तुत नहीं करता, इतिहास के समग्र सांगोपांग स्वरूप को प्रस्तुत करता है और वहाँ कल्पना का आश्रय लेता है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि प्रजापति के रूप में साहित्यकार को ऐसे ही नहीं कह दिया गया है, उसके पीछे कुछ तर्क थे। जब वो कल्पना आश्रित इतिहास की संरचना करता है, कुछ चरित्र भी अपनी तरफ से निर्मित करता है। वो चरित्र कितने प्रामाणिक हैं, कितने सत्य हैं, इसके ऊपर मत जाइए, क्योंकि हो सकता है कि प्रमुख चरित्रों को उसने सत्य के रूप में, यथार्थ के रूप में प्रस्तुत किया हो, लेकिन जब उसके आसपास से अपना इतिहास वृत्त बनाना पड़ता है तो कुछ उसको ऐसे चरित्र भी प्रस्तुत करना पड़ते हैं जिन चरित्रों को वो स्वयं प्रस्तुत करता है। ये जो स्वयं प्रस्तुत चरित्र होते हैं, साहित्यिक रचनाओं में इतिहास की प्रस्तुति के समय वे यथार्थ से अलग नहीं हो पाते। जैसे वृंदावन लाल वर्मा का आप उदाहरण लें। वृंदावन लाल वर्मा ने एक चरित्र अपनी मानसिक कल्पना के आधार पर पैदा किया, जिसे उन्होंने लक्ष्मीबाई के संदर्भ में उनकी सहायिका के रूप में दिया, और उन्होंने कई जगह इस बात का उल्लेख किया कि ये जो विशिष्ट चरित्र है ये मैंने अपनी कल्पना से उद्भूत किया है, लेकिन बाद में चल कर के वो चरित्र अब एक इतिहास का अंग बन गया है। ये जो इतिहास का अंग बनना है, ये कल्पना की प्रामाणिकता को व्यक्त कर रहा है। ये ऐसा नहीं है कि ये कल्पना यथार्थ के बहुत करीब ना पहुंचती हो लेखक की, कहने के लिए तो वो फैंटेसी है, कल्पना है, लेकिन कल्पना भी कभी कभी यथार्थ को कैसे प्रस्तुत करती है, ये हम मानते हैं कि वो चरित्र काल्पनिक है, लेकिन बाद में चल कर के वो चरित्र प्रामाणिक और सत्य बन जाता है, यथार्थ बन जाता है। निर्मल वर्मा ने एक जगह लिखा है कि मनुष्यकृत जो स्थापत्य है वो बहुत दिनों के बाद प्रकृति में तब्दील हो जाता है। पुराने किले जितने हैं, खंडहर हैं, उन पर दूब उगाई है, उन पर पेड़ पौधे उग आए हैं, क्या वो किले हैं अब? क्या मनुष्य निर्मित इकाइयाँ हैं क्या वो? नहीं, मनुष्य निर्मित होते हुए भी वो प्रकृति का अंग बन चुके हैं। अर्थात हमने इतिहास को इस तरह से मुक्त कर दिया है कि वो इतिहास के स्पेस में और टाइम में आबद्ध ना रह सके। ये इतिहास के साहित्यिक संस्करण में तब्दील होने का आधार है कि आप साहित्य से, जब साहित्य में आप इतिहास पढ़ते हो तो आप इतिहास में नहीं होते, आप एक शाश्वत संसार में होते हो, जहाँ आप मनुष्य के संबंधों, मनुष्य के मानवीय आचरण, उसके मनोविज्ञान के विभिन्न पक्षों का अनुभव चरित्रों के माध्यम से करते हैं। ये इतिहास और साहित्य का एक इस रूप से आंतरिक संबंध है, जिसमें हम ये पाते हैं कि इतिहास की द्रोणी में भाव को विगलित करके जब विचार के ताप पर सेंका जाता है, तब ऐतिहासिक उपन्यास बनते हैं, तब ऐतिहासिक उपन्यासों के निर्माण की प्रक्रिया चालू होती है। इस रूप में इतिहास एक विचार की तरह लिया जा सकता है, लेकिन उस विचार के साथ साथ हम लेखक के उस भाव जगत को अस्वीकार नहीं कर सकते, जिस भाव जगत के माध्यम से वो इतिहास के छोटे छोटे अंशों को आपके मानस में बीज के रूप में डालना चाहता है। छावा की अभी चर्चा की जा रही थी।
तो ऐसा नहीं है कि छाबा के रूप में एक चरित्र को ही ढाला जा रहा था, छाबा के साथ साथ एक पूरी परिस्थिति, एक पूरी व्यवस्था को आपके अंतर्मन में आरोपित किया जा रहा था। ये जो अंतर्मन में आरोपित करना है, ये इतिहास का काम नहीं होता। इतिहास आपको सूचना देता है, इतिहास आपको सूचनाओं से लैस करेगा, लेकिन आपके भीतर के आत्मिक स्पंदनों को झंकृत करने की बहुत गुंजाइश इतिहास में नहीं रहती है। लेकिन जब इतिहास साहित्य बनकर के आता है, तब वह आपके भीतर के आत्मीय स्पंदनों को झंकृत करने की सामर्थ्य पा लेता है। इस रूप में साहित्य का इतिहास या इतिहास का साहित्य, ये जो इतिहास का साहित्य है, इसमें जो संरचनात्मक दृष्टि है वह कल्पना पर पूरी तरह से आधारित होती है। अर्थात कल्पना एक बहुत बड़ा तत्व होता है और कल्पना को स्वयं रांगे राघव ने कहा है कि कल्पना इतिहास के साथ मिलकर राष्ट्र की स्मरण शक्ति बन जाती है। अर्थात इतिहास केवल कोरा राष्ट्र की स्मरण शक्ति नहीं है। राष्ट्र की स्मरण शक्ति इतिहास उस समय बनता है जब उसमें कल्पना का समायोजन होता है। कल्पना के साथ जुड़ कर के इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति बनता है। और इस रूप में इतिहास केवल अतीतकालीन स्थितियों को, स्मृतियों को आपके पास नहीं रखता, बल्कि वह आपकी जातीय स्मृतियों के प्रवाह में आपको ढाल देता है। और रेशियल कॉन्शसनेस जो है, उसमें इतिहास आपको बराबर ढालता हुआ चलता है। ऐसा नहीं है कि इतिहास केवल और केवल वैज्ञानिक दृष्टि को पैदा करके ही प्रभाव डाले। इतिहास का प्रभाव जो व्यापक रूप से सामान्य जनमानस में पड़ता है। इतिहास पढ़ने वाले तो सब नहीं होते, इतिहास को सुनने वाले ज़्यादा होते हैं। हमारा देश ज़्यादातर एक ज़माने में निरक्षर ही था और उस तक इतिहास की वो धारणा नहीं पहुंचती थी। इस धारणा को हम लोक कथाओं के माध्यम से उसके पास तक ले जाते थे। कौड़े के अलाव के पास बैठे हुए लोगों के भीतर लोक कथाएं चलती थी, डाकुओं की कथाएं सुनाई जाती थी, प्रेम की कथाएं सुनाई जाती थी। ये जो छोटी छोटी कथाएं थीं, ये भी इतिहास का एक अंग थी। लेकिन इनमें कल्पना के साथ अपने आसपास की प्रतिक्रियाओं का संवहन होता था। इतिहास अपने स्थानीय आधार पर कैसे स्वरूप ग्रहण करता है, इन लोक कथाओं के माध्यम से आप जान सकते हैं। ये स्थानीय आधार था। इतिहास एक तो स्थानीय आधार पर हमारे देश में प्रचलित हुआ, फिर दूसरा जो आख्यान के माध्यम से, पौराणिक संदर्भों के माध्यम से आया, वो व्यापक विवृत्ति के रूप में है। मैं तो मानता हूँ कि इन छोटी छोटी लोक कथाओं को ही पुराण कथाओं में विस्तृत किया गया है। ऐसा नहीं है कि पुराण कथाओं के बाद में हमने लोक कथाओं को लिया। लोक कथाएं, मैं एक बस्तर की लोक कथा पढ़ रहा था, उसमें ये कहा गया कि बड़ा देव पृथ्वी की संरचना कर रहा था। उसकी मिट्टी की गोलक एक उसने बनाई और उस मिट्टी की गोलक को कौवा अपनी चोंच में दबा करके उड़ चला। वो चोंच में से वो मिट्टी का गोलक समुद्र में गिर गया। समुद्र में गिरने के बाद फिर एक राक्षस के रूप में बड़ा देव ने पैदा किया एक राक्षस। वो राक्षस समुद्र में गया और उसने वो मिट्टी की जो गोलक थी उसको ऊपर उठा कर के लाया, तब पृथ्वी निर्मित हुई। ये जो लोक कथा है, ये बस्तर की लोक कथा है। लेकिन मैं जब इस लोक कथा को पढ़ रहा था, तब मुझे लग रहा था कि क्या
हिरण्याक्ष की कहानी क्या इस कथा से संसूचित नहीं होती है? क्या ये जो लोक का ये जो पर्यवेक्षण है या लोक की ये जो कथा है वो हिरण्याक्ष की कथा नहीं बन जाती है? इसका अर्थ ये हुआ कि कुछ ऐसे अभिप्राय हैं जिन अभिप्रायों को, मोटिव्स को हमने इतिहास के रूप में भी स्वीकार कर लिया है। ये अभिप्राय इतिहास की सुषुम्ना में विद्यमान है, इतिहास से अलग नहीं है। ये इतिहास, क्योंकि उस समय तो बात कहने के लिए विस्तार नहीं था, नटशेल में ही बात करना थी, बहुत संक्षिप्त में बात करना थी। उस समय का आदमी विस्तार में नहीं जीता था। उस समय का आदमी केवल 16 मात्रा की ददरिया तैयार करता था, लंबे गीत, आख्यान परक गीत तैयार नहीं करता था। उस 16 मात्रा की ददरिया में ही उसे इतिहास को समेटना था। ऐसे ही उसने इन मोटिव्स में बहुत छोटे से अंतराल में, बहुत छोटी सी पेटिका में अपने इतिहास को जीवित किया। ये भारतीय परंपरा की बात मैं कर रहा हूँ। भारतीय परंपरा में आदिम मानस के रूप में जो संसार था, उस संसार में केवल और केवल हम छोटे से अंश में ही एक कथा को, अपने इतिहास को समेटने की चेष्टा करते थे। अगर बस्तर का आदिवासी इस तरह से कथा रचना करता है और बाद में पुराण में वो कथा इतनी विस्तृत होकर के आती है, तो इसका अर्थ है कि उसका जो इतिहास का सर्वेक्षण और इतिहास का संप्रेषण और इतिहास का जो संक्षिप्तीकरण था वो महत्वपूर्ण था। अब चूंकि हम इतिहास में उपन्यासों पर बात कर रहे हैं, तो इस रूप में रांगे राघव जी ने अपनी पुस्तक में, जिस पुस्तक का उल्लेख मैंने किया है, उसमें कहते हैं, वो बताते हैं कि इतिहास कभी कभी अपनी रफ्तार में, अपनी गति में कभी कभी कुछ गैप्स छोड़ जाता है। उन गैप्स को हम भरना चाहते हैं, उन गैप्स के साथ हम जुड़ना चाहते हैं। इतिहास में ऐसा नहीं है कि पूरा एक पूरा का पूरा एक यात्रावृत्त आपको दे दिया जाए, सभ्यता का, संस्कृति का, या मानवीय विकास का, या मानवीय युद्धों का, इन सब का ये संभव नहीं हो जाता है। तो इतिहास में गैप्स भरने के लिए जब हम साहित्यिक प्रयोजनों को लेते हैं, तब साहित्यिक उपन्यासों की और कथाओं की रचना होती है। असल में ये जो गैप्स हैं, ये गैप्स कल्पना के माध्यम से ही भरे जाते हैं, लेकिन ये साहित्यकार की सामर्थ्य होती है कि वो इन गैप्स को कैसे उस कथा में प्रामाणिक बनाएं जो मूल कथा के साथ चल रहा है, कथा के साथ चल रही है। ये प्रक्रिया बड़ी जटिल प्रक्रिया है। इसलिए जटिल है कि आपने किले देखे, किलों का समय देखा, किलों में रहने वाले राजाओं को देखा, किले में रहने वाली रानियों के अभिलेखों को देखा, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि उस किले के भीतर जो राग रंग है, उस किले के बाहर जो युद्ध की तैयारी है और उस युद्ध में सम्मिलित होने वाले जो सैनिक के घर की परिस्थिति है, वो क्या है, ये तो आपने नहीं देखा। इतिहास ये दिखाने में समर्थ भी नहीं है। इतिहास इन संक्षिप्त और बारीक बिंदुओं को प्रस्तुत करने में समर्थ भी नहीं है। इसलिए अगर मानवीय संवेदना के इन बारीक रेशों को हमें देखना है, तो हमें इतिहास आश्रित कथानकों को ही देखना पड़ेगा, क्योंकि रामचरितमानस में राम को तो हम देख लेते हैं, सीता को देख लेते हैं, लेकिन केवट के प्रसंग तो कहीं नहीं मिलता हमें। केवट के प्रसंग की बात तो कहीं नहीं मिलती, पुष्प वाटिका के प्रसंग की बात तो कहीं नहीं मिलती। तो ये जो पुष्प वाटिका प्रसंग है, यह प्रसंग आया है कवि की कल्पना के माध्यम से, कवि की कल्पना प्रसूत, लेकिन आया वो यथार्थ बन करके। हमारा कहना ये है कि कल्पना का आश्रय तो लेखक लेता है, लेकिन कल्पना कोरी नहीं रहती। कल्पना जीवन की संवेदना को अपने में ढाल करके जब प्रस्तुत होती है, तब वह कल्पना सार्थक और ऐतिहासिक संवेदना का अंश बन जाती है। इतिहास को अगर संवेदना परक बनाना है, संवेदना से युक्त करना है,
तो कल्पना का आधार उसमें चाहिए। अगर सोना है, स्वर्ण है, तो स्वर्ण तो कठोर है, वो न टूटेगा ना लोचदार बनेगा, उसमें सुहागा मिलाना पड़ता है। जब सुहागा मिल जाता है तब सोना लोचदार बनता है और उसी सोने से आभूषण निर्मित हो पाते हैं। इस रूप में इतिहास की कठोरता को समाप्त करने के लिए, उसे लोचदार बनाने के लिए, उसे नमनीय बनाने के लिए अगर हम कल्पना के सुहागे का इस्तेमाल करते हैं तो वो इतिहास बहुत लोचदार और बहुत नमनीय बन करके हमारे पास आता है, जिसे हम ग्रहण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कल्पना इतिहास का सौंदर्यात्मक विधान है और संभाव्य के सत्य की तलाश करता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं कौन? रांगे राघव कह रहे हैं कि ये इतिहास के संभाव्यता की तलाश करता है। इतिहास जहाँ समाप्त हो जाता है, इतिहास जहाँ स्थगित हो जाता है, उस स्थगन के बाद अगर हम कथा रचना करते हैं तो कथा रचना उस संभाव्यता की ओर ही जाती है कि आखिर संभाव्यता क्या है, उसकी संभावना क्या होती है, ये उसमें स्पष्ट होता है। ये इस रूप में कि हम कल्पना को निरर्थक न मानें। कल्पना का तात्पर्य है कि हम सृजन चेष्टा की बात कर रहे हैं। कल्पना केवल कल्पना नहीं, कल्पना सृजन का आधार है। उन्होंने सबसे ज़्यादा महत्व दिया है इतिहास की जगह परंपरा पर। उन्होंने स्वयं लिखा है कि इतिहास को मैं परंपरा से अलग प्रस्तुतिकरण करना चाह रहे थे और उन्होंने किया भी। अभी आशुतोष जी कह रहे थे कि जो मुर्दों का टीला है उसको 2 भागों में और इतने पृष्ठों में कहा गया, आप गुजरिए उससे। तो ये जो इस तरह का प्रकरण है, ये प्रकरण स्पष्ट कर रहा है कि वे केवल इतिहास को घटनाओं के साथ, तिथियों के साथ जोड़ कर के चलने वाले रचनाकार नहीं थे। वे परंपरा और संस्कृति को भी विवृत्त करना चाहते थे। इतिहास में यदि हमें संस्कृति को और परंपरा को विवृत्त करना है तो लेखक का जो दृष्टिकोण है वो व्यापक होना चाहिए। इसलिए इतिहासकार की अपेक्षा ऐतिहासिक कथा रचने वाले रचनाकार का दृष्टिकोण बहुत व्यापक होता है। उसका दृष्टिकोण बहुत व्यापक होता है। अगर व्यापक न रहेगा तो फिर वो समाहित नहीं कर पाएगा अपने को। रांगे राघव जी ने जिन उपन्यासों को रचा है, उन उपन्यासों की कथा भूमि सुदूर अतीत की कथा भूमि है। वो निकट के अतीत को अपनी कथाओं में नहीं लेते। निकट के अतीत का अर्थ है कि जिसे उन्होंने अभी तक अनुभूत नहीं कर पाए, वो उसके ऊपर उन्होंने लिखना वाजिब नहीं समझा। जिसको उनने व्यापक रूप से अपने भीतर समेटने की चेष्टा नहीं की, वे सुदूर अतीत में पहुंचते हैं, क्योंकि वे एक तरह से वो अतीत के साथ उसकी पुनर्व्याख्या भी अपने उपन्यासों में करना चाहते थे। और अतीत की पुनर्व्याख्या इतिहास के बिना संभव नहीं है। इसलिए है तो ऐतिहासिक कथाश्रित उनके उपन्यास, लेकिन वो अतीत की पुनर्व्याख्या हैं। हमारे समाज और संस्कृति की वो अलग व्याख्या करने वाले हैं। उसको आप किसी भी दर्शन से भी जोड़ सकते हैं, किसी भी दृष्टि से भी जोड़ सकते हैं। लेकिन जहाँ तक रांगे राघव का प्रश्न है, वो किसी बहुत बड़ी विशेष विचारधारा की गिरफ्त में नहीं थे। उनकी विचारधारा भारतीय संदर्भों में भारतीय संस्कृति और परंपरा की खोज की ही विचारधारा थी। जैसे उन्होंने नटों के ऊपर उपन्यास लिखा, कब तक पुकारूं। उन्होंने अपने समय के समाज के उनके स्वरूप, यद्यपि वो ऐतिहासिक उपन्यास नहीं है,
लेकिन इतिहास का इल्यूजन उसमें मिलने लगता है, इतिहास का संभ्रम उसमें मिलने लगता है। और वो संभ्रम इसलिए मिलने लगता है कि उन्होंने उनके सांस्कृतिक, उनके वैयक्तिक, उनके परंपरागत जीवन का उसमें उल्लेख किया है। बिल कहते हैं कि इतिहास परंपरा से मुक्त होकर के लिखा भी नहीं जा सकता कथा के रूप में। ये इस रूप में रांगे राघव का जो कथा चिंतन है, वो चिंतन व्यापक स्तर पर इतिहास की व्याख्या करता है, इतिहास को स्पष्ट करता है और स्पष्ट करता है कि वे इतिहास में निष्पक्ष भाव से भी अपनी बात कह रहे थे। इतिहास की रचना संभवतः इस रूप में की जाती है कि वो पक्षपात युक्त होती है। इतिहासकार दोनों चीज़ें देखिए, विज्ञान भी कहीं अंतिम नहीं है और इतिहास भी कहीं अंतिम नहीं है। विज्ञान को हम यथार्थ तो कह सकते हैं, लेकिन विज्ञान अनंतिम माना जाता है। विज्ञान में खोज निरंतर चलती रहती है। हम जहाँ तक गए हैं वहाँ तक बता पाएंगे, आगे के रास्ता को नहीं बता सकते। लेकिन इतिहास में भी यही है, इतिहास कहीं कोई अंतिम इतिहास नहीं है। साक्ष्य मिलने पर, नई चीज़ें आने पर हमें इतिहास की पुनर्संगठना भी करना पड़ती है। इस रूप में वो मानते हैं कि जो पुरातत्व है, वह पुरातत्व इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि उत्खनन में नई नई चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। इसलिए पुरातत्व बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। इतिहास में वे साहित्य को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। कहते हैं कि साहित्य की जो साक्ष्य है वो इतिहास के लिए प्रामाणिक है, क्योंकि वो निर्विवाद भाव से मानवीय आचरण और उसकी संवेदना को प्रस्तुत करती है। इस तरह से ये जो रांगे राघव का इतिहास चिंतन है, ये व्यापक स्तर पर हम जानने के लिए यहाँ प्रस्तुत हो रहे हैं। मैंने तो कुछ बिंदु आपको दिए हैं, जिन बिंदुओं पर आगे आने वाली संगोष्ठियों में विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन ये हैं महत्वपूर्ण बिंदु, इन पर आप चर्चा कर लीजिए और इनको देखिए कि इतिहास और साहित्य के अंतर संबंधों को भी हम समझ सकें और रांगे राघव के रचनात्मक दृष्टिकोण को भी जान सकें और रांगे राघव के उपन्यासों में निहित युग सत्य और उस युग सत्य का अपने वर्तमान कालीन प्रसंगों में कैसे अभियोजन किया जाए, किस तरह से उनको प्रस्तुत किया जाए, यह भी हम जान सकें। ये अगर आगे की संगोष्ठियों में इस तरह से विचार किया जाएगा तो ये संगोष्ठी रांगे राघव जी को समझने में सफल होगी। अभी आशुतोष जी ने व्यक्ति चरित्रों की भी बात कर दी है, उनके ऊपर भी बात होगी, चाहे वो बिहारी के ऊपर हो, तुलसी के ऊपर हो, कबीर के ऊपर हो। इनकी जीवनियाँ उपन्यास के रूप में ढाली गई हैं, रांगे राघव जी ने इस पर बात की है। इसलिए इन सब का उद्घाटन, इन सब का विश्लेषण आगामी संगोष्ठियों में होगा। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि आप सब विद्वज्जन हैं और आप जो यहाँ प्रस्तुत करेंगे वह श्लाघनीय होगा। मुझे इस अवसर पर यहाँ इस रूप में आमंत्रित किया, इसके लिए प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी, हिंदी विभाग, और डीन श्री चंदा बैन जी को और आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे कुछ अवसर अपनी बात रखने के लिए दिया। धन्यवाद। मुझे लगता है कि विषय की पूर्णता यही है कि अभी हम लोगों ने युवा कथाकार आशुतोष को सुना और उसके बाद अनुभवी कथाकार हम लोगों के बीच। वैसे तो साहित्यकार कथाकार हमेशा युवा ही होते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अनुभव एक बड़ी चीज़ है और प्रोफेसर श्याम सुंदर दुबे जी बहुत अनुभवी कथाकार हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं। उनके अनुभव से हम लोगों को समृद्ध होने की ज़रूरत है और हम लोगों ने उनको सुना तो लगा कि ये पूरे वक्तव्य की पूर्णता यही है
कि एक तरफ आशुतोष जी कह रहे हैं और दूसरी तरफ प्रोफेसर श्याम सुंदर दुबे जी कह रहे हैं। तो सारी बातें हम लोगों की लगभग पूर्ण हो गई हैं उद्घाटन सत्र की। हम लोगों के बीच मौजूद हैं हम लोगों की आदरणीय प्रोफेसर चंदाबेन जी, जो भाषा अध्ययनशाला की डीन हैं, प्रॉक्टर हैं विश्वविद्यालय की। बहुत आदर और सम्मान के साथ मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं उनके वक्तव्य के लिए। प्रोफेसर चंदाबेन जी। सभी को नमस्कार। इतने अच्छे वक्तव्य के बाद, दो पीढ़ियों की अपनी सोच के बाद, मैं वैसे कुछ अभी यहाँ नहीं कह रही हूँ। तो इस यह संगोष्ठी जिनके मार्गदर्शन में चलती हैं, पूरे विश्वविद्यालय में इस बार बहुत सारी संगोष्ठियाँ चली। तो मैं अपनी संरक्षक कुलपति नीलिमा गुप्ता जी को संबोधित करती हूँ। मंचासीन हमारे विद्वान वक्ता, जिनके मैं विचारों से बहुत, उनके लेखन से मुझे इतनी अच्छे विचार जिनके सुनाई देते हैं और मैं पढ़ती हूँ उनको, हमारे प्रोफेसर श्याम सुंदर दुबे जी। मंचासीन हमारे अनुज कथाकार जो हैं आशुतोष जी, जो दिल्ली से चलकर आए हैं, और इस कार्यक्रम के पूरे सूत्रधार हमारे अग्रज बड़े भाई प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी। और इस सभागार में जो उद्घाटन सत्र के पश्चात हमारे अग्रज प्रोफेसर रसायन विभाग के प्रोफेसर AP मिश्रा जी, और छतरपुर विश्वविद्यालय से पधारे हमारे बहुत ही आत्मीय प्रोफेसर बहादुर सिंह परमार, यहाँ संस्कृत विभाग के, हिंदी विभाग के सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। इतिहास परंपरा की बात चल रही है और साहित्य में ऐतिहासिक दृष्टि की बात चल रही है। मैं थोड़ा सा यह बता देना चाहती हूँ, जैसा कहते हैं ना कि भारतीयों को उतना अच्छा इतिहास चेतना नहीं है। तो हिंदी विभाग का जो इतिहास है और जो वर्तमान है, मैं थोड़ा सा आपकी का ध्यान उस पर आकृष्ट करना चाहूँगी कि जैसे हम नीरज जी को यहाँ देखते हैं या जब भी विभाग में आते हैं, हम गौरवान्वित होते हैं कि हमारे विभाग के व्यक्ति हैं। इसी तरह ये बात जो कि उद्घाटन सत्र में छूट गई थी, नागेश भाई, जो उद्घाटन सत्र में छूट गई थी और हम लोग बताते नहीं हैं। मैं कई गोष्ठियों में बैठ रही हूँ तो सभी लोग अपने अपने विभाग का भी थोड़ा प्रोग्रेस और सारी बातें करते हैं। अभी कुछ सालों से हमारे विभाग में MA प्रीवियस और MA फाइनल ईयर के बच्चे लगातार नेट JRF परीक्षा में उत्तीर्ण हो रहे हैं, और जो PhD करने वाले विद्यार्थी हैं वे कहीं भी अभी तक कोई बेरोजगार नहीं है। कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में वे अर्जन कर रहे हैं। तो अभी जो हमारे JRF हुए बच्चे, जरा खड़े तो हो जाओ। हाँ, ये MA फाइनल ईयर में है और नेट तो बहुत सारे बच्चे निकले हैं। जितने लोग नेट निकले वे भी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये तो यह किसी भी विभाग की यह उपलब्धि होती है जो हम अधिकतर बता नहीं पाते हैं, बताते नहीं हैं संकोचवश या जिस किसी भी कारण। हमारे विभाग के सभी शिक्षक और माधव जी जो हमें सहयोग करने के लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं, संस्कृत विभाग के, और विवेकानंद विश्वविद्यालय से वाजपेयी जी भी दिखाई दे रहे हैं मुझे, और संस्कृत विभाग के हमारे और साथी जो कि अभी बैठे थे वे चले गए हैं। हमारे विभाग से अभी जो मध्य प्रदेश शासन में सहायक प्राध्यापक के लिए नियुक्त हुए, जो करंट के जो वर्तमान के विद्यार्थी थे, उनमें
12 या 13 विद्यार्थी जो बिल्कुल लगातार उसी समय पीएचडी कर रहे थे। अभी राणा कुंजर भी बैठे हुए थे यहाँ, राणा कुंजर, सुधीर साहू, मंगल, रतिराम, अभिषेक, रोशन, संजीव और बहुत सारे नाम मैं अभी भूल रही हूँ यहाँ। तो ये सब के सब जो हैं वो सहायक प्राध्यापक के रूप में महाविद्यालयों में मध्य प्रदेश शासन में स्थायी नियुक्त हो गए हैं। और जो उत्तर प्रदेश सरकार में नियुक्त हुए हैं वे भी बहुत बड़ी संख्या है हमारे पास। लगभग उत्तर प्रदेश में एक आध ही बच्चा जो है वो गेस्ट फैकल्टी में, बाकी सब परमानेंट टीचर या वहाँ हो चुके हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। तो इस बात के लिए हमें बहुत अधिक हम गौरवान्वित होते हैं क्योंकि ये बच्चों का ही सब कार्यक्रम है। बात इतिहास दृष्टि की चल रही है अभी मंच पर कि इतिहास कथाश्रित हिंदी कथा लेखन राघे राघव। मैं आपको बिल्कुल अभी जो मेरे दिमाग में आया, वक्तव्य तो कुछ और ही मैंने तैयार कर रखा है, कि जब आप विश्व इतिहास पे हम बात कर रहे थे और विश्व इतिहास से आशुतोष ने यहाँ भारतीय इतिहास पर भी दृष्टि डाली। हमारे दुबे जी ने भी इतिहास के विविध आयामों पर हमें बताया और मैं आपको बिल्कुल यही के इतिहास के विषय में बताती हूँ, बुंदेलखंड के, कि इतिहास और साहित्य लोक से सृजित होता है। चाहे वे तुलसी लिख रहे हों कि खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख बली, वो सब किससे लिख रहे थे? लोक से लिख रहे थे और वह इतिहास भी है। तो जब लोक में साहित्य का सृजन होता है तो बिल्कुल वह यथार्थ के समीप जाकर इस बात के लिए हम व्याख्यायित करते हैं। और इतिहास जो है वो बाद में लिखा जाता है जब, तो फिर कहीं ना कहीं उसमें आदर्श और उसमें सारी अच्छी चीज़ें इस प्रकार की, या कोई दुराचारी है तो फिर उसका दुराचार हम उसमें देखते हैं। आपको ध्यान होगा बुंदेलखंड का क्या, हिंदी साहित्य का पुराना और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है आल्हा, जगनिक का। आल्हा में जितनी लड़ाइयों का वर्णन है और जितने राजाओं का वर्णन है, इतिहास आपको दूसरी दृष्टि देता है और लोक हमें दूसरी दृष्टि देता है कि माहिल राजा की चुगली में 12 बाट भये परमार, और किस प्रकार से उसकी चुगली करने पर दिल्ली का जो सत्ताधारी है वो बुंदेलखंड के छोटे छोटे राज्यों पर हमला करता है। और बाद में जिसके यहाँ, जय सिंह के यहाँ जो आल्हा और ऊदल को आश्रय मिला हुआ है, तो जय सिंह अपने बेटे लाखन को भी उनके साथ लड़ने के लिए भेजता है। तो अब आप खुद हैं, सुधीजन हैं कि इतिहास उस समय का जो लिखा गया वो किस प्रकार का, हालांकि इन्हीं कमजोरियों के कारण तो विदेशी सत्ता काबिज हुई यहाँ, क्योंकि लोक में यदि अच्छा सत्ताधारी नहीं रहेगा, लोक का पालन पोषण करने वाला नहीं रहेगा, अपने अधीनस्थ राजाओं को की सहायता करने वाला नहीं रहेगा, तो जाकर दूसरी जगह वह दिक्कत में आ जाएगा। और इतिहास इसका गवाह है। तो हमारे लोक में जिस प्रकार से बुंदेलखंड में यह इतिहास जो साहित्य के माध्यम से लिखा गया, वह भी हमें, उस पर भी हमें दृष्टि डालना चाहिए। बात अब राघे राघव की करते हैं। तो राघे राघव जो हैं, जैसा कि हिमांशु जी ने बताया था, और है भी 1923 से 1962, इतनी कम आयु, लगभग 150 ग्रंथों की रचना, 15 साल की उम्र में लेखन कार्य किया। राघे राघव के विषय में जो उनका जितना भी साहित्य है, आपने यहाँ, हमने इतिहास दृष्टि विषय इसलिए भी रखा है, साहित्य अकादमी का भी था, तो इसलिए कि वो ऐतिहासिक और परंपरागत समाज से
आते हुए और हमें यहाँ वर्तमान में, या जो उनका वर्तमान था उस समय जब वे लिख रहे थे, तो आप भी पढ़ें। अभी मैं आशुतोष और हम बात कर रहे थे कि जैसे कब तक पुकारूं, जो धारावाहिक टेलीविज़न पे आया था उनका, और नट और नटी की जो कहानी है, या अन्य कोई भी, तो वे अपने समय से बहुत आगे लिख रहे थे। आज हम समाज में जब स्त्री विमर्श है या अन्य दूसरे विमर्श चल रहे हैं, उनमें यदि हम उसका आकलन करते हैं तो वे आज भी हमें सटीक प्रतीत होती हैं। एक कहानी है पंच परमेश्वर, प्रेमचंद की। उसमें एकदम आदर्श स्थिति बताई गई है, पंचों की भी, सरपंच की भी और सबकी। लेकिन जब रागे राघव का समय आता है तो वही पंच परमेश्वर एकदम से बदल जाती है वह स्टोरी, और अब पंच भी खरीदे जा सकते हैं छोटी सी कीमत देके। थोड़ी सी उसको शराब की बोतल दे दी गई और पंच भी खरीदे जा सकते हैं, और सब खरीदे जाते हैं। रागे राघव के यहाँ के साहित्य में डॉक्टर, मास्टर, पंच, सरपंच, न्याय, सब के सब हमें खरीदे हुए और बिकाऊ चीज़ें भी वहाँ दिखाई देती हैं। अर्थात यह जो आदर्शात्मक समाज की स्थापना कर रहे थे, इसीलिए रागे राघव यथार्थ के बहुत अधिक नज़दीक हैं। बहुत सारा समय हो गया है, यहाँ बहुत सारी बातें करना थी। मैं मैं अपने वक्तव्य को यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। नहीं, उसमें भी हमें ले लेते। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैम। अब इस उद्घाटन सत्र की अंतिम कड़ी की ओर हम लोग हैं। हम लोग के बीच महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय छतरपुर के प्रोफेसर बहादुर सिंह परमार जी मौजूद हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। उनकी एक किताब का विमोचन होना है मंचासीन अतिथियों के माध्यम से। किताब का नाम है बुंदेली संस्कार गीत। बुंदेली संस्कार गीत, ये किताब प्रोफेसर बहादुर सिंह परमार जी ने लिखी है। आज उसका विमोचन इस मंच के माध्यम से हो रहा है। इस मंच के माध्यम से मैं प्रोफेसर बहादुर सिंह परमार को हिंदी विभाग की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हिंदी विभाग उनके लिए संप्रेषित करता है कि भविष्य में वो ऐसी बहुत सी किताबें लिखें। तो इस उद्घाटन सत्र में मंचासीन अतिथियों के बीच मौजूद आज के इस सत्र की अध्यक्षता कर रही, अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है, इस विश्वविद्यालय की सम्मानीय कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता जी, मैं उनके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित लोक साहित्य मर्मज्ञ और प्रसिद्ध कथाकार आदरणीय प्रोफेसर श्याम सुंदर दुबे जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम लोगों के बीच मौजूद भाषा अध्ययनशाला की डीन आदरणीय प्रोफेसर चंदा बहन जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगले सत्र में अभी अच्छा, तो अभी धन्यवाद भी आधा ही हुआ है, कोई बात नहीं। तो ये किताब का विमोचन और होना है। अरे क्या बात है। तो मंच को, सम्मानित मंच को हिंदी की वरिष्ठ कथाकार हम लोगों की सम्मानीय डॉक्टर सरस सिंह जी अपनी किताब भेंट करेंगे। किताब का नाम अच्छा, इसका लोकार्पण प्रोफेसर बहादुर सिंह परमार जी द्वारा कर दिया गया। सांची के रहे सुनो सुनो रामधई, ये गजल संग्रह है आपके द्वारा लिखा हुआ, बुंदेली गजल संग्रह। देखिए ये बड़ा आश्वस्त करने वाला क्षण है कि बुंदेली भाषा में लोग गजलें लिख रहे हैं,
जिन मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषाओं को लोग छोड़ रहे हैं, उन क्षेत्रीय भाषाओं को अपनाकर साहित्य रचा जा रहा है। साहित्य की दुनिया इन मातृ भाषाओं से निर्मित हो रही है, तो ये बहुत आश्वस्ति कारक है और बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैम, मैं हिंदी विभाग की तरफ से, पूरे सभागार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। तो धन्यवाद की उसी कड़ी में हम लोग फिर लौटते हैं और हम लोगों के बीच नई दिल्ली से पधारे हुए शिक्षक साथी डॉक्टर आशुतोष मिश्र, जिन्होंने बीच वक्तव्य दिया, जो हिंदी के युवा कथाकार हैं, मैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक काम और छूटा रह गया है, जिसके लिए मैं अपनी तरफ से आपसे क्षमा भी चाहता हूं और उसको पूरा करना चाहता हूं। ये हम लोग क्या है कि स्वागत की कड़ी में अपने आदरणीय अध्यक्ष जी का स्वागत नहीं कर पाए थे उस समय। ये मुझसे चूक हुई, उस चूक को मैं सुधारता हूँ। सब लोगों से बहुत चूक हुई, सब लोगों ने अपनी चूक सुधार दी।